स्वागत है आप सभी का डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। आप लोग सुन रहे हैं बीस्ट टेमिंग ईरा कहानी का एपिसोड 1 to 10। अध्याय 1, वैश्विक पशु वशीकरण। मैं एक दिव्य श्रेणी की प्रतिभा से शुरुआत करता हूं। ब्लू स्टार, हुआक्सिया, चुवाननिंग नंबर 1 हाई स्कूल। विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जब आप अपने पशु वशीकरण कौशल को जागृत करने का अभ्यास कर रहे हों, तो आपको पशु वशीकरण के सचित्र संकलन में दिए गए पैटर्न की पूरी एकाग्रता के साथ कल्पना करनी होगी। आप जितने अधिक विशिष्ट और विस्तृत पैटर्न की कल्पना करेंगे, उतनी ही उच्च श्रेणी की प्रतिभा को आप जागृत कर सकते हैं। जानवरों को वश में करने की प्रतिभा के महत्व के बारे में मुझे विश्वास है कि आप सभी इसे अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैं इस पर और अधिक कुछ नहीं कहूँगा। आप सभी को शुभकामनाएं। प्रिंसिपल डोंग याओकिंग के बोलने के बाद वे एक तरफ हट गए। जागृति की उस संरचना के सामने कक्षा 6 और 12वीं कक्षा के छात्र उत्साहित और घबराए हुए दोनों थे। वे उत्साहित थे क्योंकि अपनी पशु वशीकरण प्रतिभा के जागृत होने के बाद वे पालतू जानवरों को रखने और पशु स्वामी बनने के योग्य हो जाएंगे। वे घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वे किस स्तर की प्रतिभा को जागृत कर सकते हैं। जानवरों को वश में करने के इस वैश्विक युग में किसी व्यक्ति की पशु वश में करने की प्रतिभा का स्तर कुछ हद तक सीधे तौर पर उसके भाग्य का निर्धारण करेगा। भाई मो, क्या आपने अपना विजुअलाइजेशन लक्ष्य चुन लिया है? सन लेई ने अपने बगल में खड़े उस सुंदर युवक की ओर कुछ चिंता से देखा। लिन मो एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर सिर हिलाकर बोली, मुझे लगता है मैंने किया है। तुम्हारा मतलब मान लेना से क्या है? सन लेई की आंखें चौड़ी हो गईं। भाई मो, तुमने प्रधानाचार्य की बात सुनी, यह कोई मजाक की बात नहीं है। मैं समझता हूँ, चिंता मत करो। लिन मो ने सन लेई के कंधे पर थपथपाया, लेकिन केवल वही जानता था कि वह जो करने वाला था वह वास्तव में कितना खतरनाक था। वह वास्तव में एक पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति था। अपने पुनर्जन्म से पहले उन्हें पेकिंग विश्वविद्यालय से प्रवेश पत्र प्राप्त हुआ था। अप्रत्याशित रूप से वह वैश्विक स्तर पर पशुओं को वश में करने की इस दुनिया में जाग उठा। यहाँ 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले और पशु वशीकरण सिद्धांत परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी लोगों को जागरण समारोह में भाग लेने का अवसर मिलता था। जब तक उनमें पशु वशीकरण की प्रतिभा जागृत हो जाती थी, तब तक उनके पास पशु प्रभु बनने का मौका होता था। और अगर कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति को जागृत कर सके, अगर उनमें पशुओं को वश में करने की प्रतिभा होती, तो वे तुरंत सनसनी बन जाते, विभिन्न गुटों के बीच लड़ाई का एक इनाम बन जाते और उनका भविष्य उज्ज्वल होता। जहाँ तक सन लेई द्वारा उल्लिखित दृश्य लक्ष्य की बात है, इस दुनिया में सभी को हाई स्कूल के पहले वर्ष में स्कूल द्वारा जारी पशु वशीकरण का एक सचित्र संकलन प्राप्त हुआ था। अंदर इस दुनिया के 108 ज्ञात शक्तिशाली और अनोखे जानवरों के चित्र थे। सभी को जागृति के दौरान कल्पना करने के लिए एक को चुनना था ताकि उच्च श्रेणी की प्रतिभा को जागृत करने की उनकी संभावना बढ़ सके। लिन मो के मन में दुविधा का कारण यह था कि उसे लगता था कि पशुओं को वश में करने के चित्रों से सजी पुस्तक में वर्णित विदेशी जानवर उतने शक्तिशाली नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वे विदेशी जानवर ताकतवर नहीं थे। पशुओं को वश में करने संबंधी सचित्र संकलन में सूचीबद्ध किए जाने योग्य प्रत्येक विदेशी पशु एक भयावह प्राणी था जो आसानी से एक शहर का नरसंहार कर सकता था। बात सिर्फ इतनी थी कि लिन मो के विचार में वे शक्तिशाली विदेशी जानवर पृथ्वी की किंवदंतियों में वर्णित दिव्य जानवरों की तुलना में काफी हद तक हीन थे। इसलिए लिन मो के मन में एक साहसिक विचार आया, जागृति के दौरान पृथ्वी से एक दिव्य जानवर की कल्पना करना। उन्होंने कल्पना के लिए लक्ष्य भी तय कर लिया था, एक ड्रैगन। यान और हुआंग के वंशज, ड्रैगन के वंशज। उनके लिए इससे अधिक उपयुक्त दृश्य लक्ष्य और कोई नहीं था। लेकिन जाहिर है ऐसा करने में बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि इस दुनिया में ड्रैगन जैसा कोई प्राणी नहीं था और न ही उससे जुड़ी कोई किंवदंती थी। और किसी को नहीं पता था कि पशुओं को वश में करने की सचित्र पुस्तिका में शामिल न होने वाले किसी प्राणी की कल्पना करने के क्या परिणाम होंगे। यदि इसका परिणाम एक असफल जागरण होता है, तो हानि लाभ से कहीं अधिक होगी। इस प्रकार लिन मो के विजुअलाइजेशन लक्ष्य को कभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। लेकिन अब जबकि जागरण समारोह शुरू होने वाला था, उसके पास संकोच करने का समय नहीं था और उसे केवल जोखिम उठाना पड़ सकता था। जून एफ ग्रेड प्रतिभा। छात्रों के समूह पर लगी लाल बत्ती को देखते हुए जागरण समारोह के प्रभारी छात्र दीन ने शांत भाव से घोषणा की। सांस। जून नाम का छात्र निराशा से भरे चेहरे के साथ वेदी से नीचे उतरा। पशु वशीकरण प्रतिभाओं को निम्न से उच्च तक 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एफ, ए, डी, सी, बी, ए, एस, एस एस और एस एस एस। एफ सबसे निम्न और सबसे आम प्रतिभा है। एफ ग्रेड प्रतिभा को जागृत करने का मतलब केवल यह था कि वह बीस्ट मास्टर बनने के योग्य था। अगला नंबर लिन मो का है। उसका नाम सुनते ही लिन मो तुरंत आगे बढ़ा और संरचना के केंद्र में खड़ा हो गया। आप अपनी कल्पना शुरू कर सकते हैं। याद रखें, आपको एकाग्र रहना होगा और किसी भी तरह का ध्यान भटकाने वाला काम नहीं करना है, छात्रों के डीन ने उन्हें फिर से याद दिलाया।
लिनमो ने सिर हिलाया, गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में एक विशालकाय ड्रैगन की आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। पृथ्वी के मिथकों और किंवदंतियों में ड्रैगनों को भी कई प्रकारों में विभाजित किया गया है, यंगलोंग, क्यूलोंग, चिलोंग, नीला ड्रैगन इत्यादि। लिनमो अब जिस चीज की कल्पना कर रहा था वह पर्वत और समुद्र के क्लासिक में दर्ज ड्रैगन का पूर्वज जुलोंग था। जुलोंग को झू जियुइन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका चेहरा मनुष्य जैसा और शरीर सांप जैसा है, जो पूरी तरह से लाल रंग का है और हजारों मील लंबा है। उसकी आंखें खुलने से दिन होता है, बंद होने से रात होती है, सांस लेने से सर्दी आती है, सांस छोड़ने से गर्मी आती है। वह न पीता है, न खाता है, न आराम करता है, और हवा और बारिश को बुला सकता है। किंवदंती के अनुसार जुलोंग का जन्म पांगु की इच्छा से हुआ था और पांगु की मृत्यु के बाद स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रकट होने वाला वह पहला महान देवता था। जब ये पहली बार जागा तो इसने देखा कि दुनिया अकेली और जीवनहीन है, और इसने महसूस किया कि समय की लंबी नदी अभी भी शून्य में जमी हुई है। इसलिए सर्वोच्च दिव्य शक्ति से इसने समय की अराजकता को अलग किया, जिससे समय की नदी प्रवाहित होने लगी। तब से चट्टानों में परतें बन गईं, पेड़ों में वलय बन गए और सभी चीज़ों का जन्म और मृत्यु होने लगी। यहाँ तक कि ऐसी किंवदंतियाँ भी हैं कि जब गोंगगोंग ने क्रोधित होकर बुजोऊ पर्वत पर प्रहार किया तो नुवा ने 4 स्तंभों को सहारा देने के लिए एक दिव्य आओ के पैर काट दिए और आकाश को अपने शरीर से ढक दिया, फिर भी वह उस प्रलय को रोक नहीं सकी, क्योंकि आखिरकार दिव्य आओ के पैर आकाश स्तंभ की जगह नहीं ले सकते थे। आकाश को ढहते और धरती को फटते हुए, प्राणियों को पीड़ा सहते और सभी चीज़ों को रोते हुए देखकर दुनिया अराजकता में लौटने वाली थी। इसी क्षण जुलोंग प्रकट हुआ। इसने अपने विशाल शरीर का उपयोग करते हुए पूरी बुजोऊ पर्वत श्रृंखला को घेर लिया, फिर सीधे स्तंभ पर चढ़ते हुए आकाश स्तंभ के चारों ओर परत दर परत लिपटता चला गया, जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेदता था। अपनी सर्वोच्च दिव्य शक्ति से इसने पहले से ही टूटे और ढहते हुए आकाश स्तंभ को बलपूर्वक पुनः कस दिया और सीधा कर दिया। अंततः उस विपत्ति को पूरी तरह से शांत कर दिया और दुनिया के सभी जीवित प्राणियों को आपदा से बचा लिया। फिर इसने दिव्य वायु की एक सांस से नुवा को पुनर्जीवित किया और देवताओं के निवास के लिए 9 स्वर्गों के ऊपर स्थित स्वर्ग के परे के स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इन सब से पता चलता है कि जुलोंग कितना शक्तिशाली था। जैसे ही ये विचार लिनमो के मन में उभरे, उसके मन में विशालकाय ड्रैगन की छवि धीरे धीरे स्पष्ट होती चली गई। वह एक गहरे लाल रंग का विशालकाय अजगर था, इतना बड़ा कि उसका वर्णन शब्दों में करना असंभव था। लेकिन इसके विशाल आकार की तुलना में इसके शरीर से निकलने वाली आभा और भी भयावह थी। इसकी राजसी प्रभुत्व, 1000 गुना दिव्य शक्ति और सर्वोच्च दबाव ने पूरे आकाश और पृथ्वी को भर दिया, मानो संसार इसके सामने नतमस्तक हो रहा हो। एक ही समय पर फॉर्मेशन के केंद्र में मौजूद लिनमो पर एक हल्की लाल रोशनी चमक उठी। जैसे ही वह प्रकाश प्रकट हुआ, वह नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से गाढ़ा होने लगा। इससे जागृति समारोह के प्रभारी छात्र डीन का मनोबल तुरंत बढ़ गया। प्रतिभा के विभिन्न स्तरों को जागृत करने से अलग अलग रंग जगमगा उठेंगे। F से SSS रैंक तक संबंधित रंग इस प्रकार हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, सियान, नीला, बैंगनी, चांदी और सुनहरा। और लिनमो के शरीर के मोटे होने पर दिखाई देने वाली लाल बत्ती का मतलब था कि इसके रंग में परिवर्तन होने की संभावना थी। दूसरे शब्दों में कहें तो लिनमो में F ग्रेड से ऊपर की प्रतिभा जागृत होने की बहुत अधिक संभावना थी। E ग्रेड या D ग्रेड। छात्र विभाग के डीन बेहद उत्सुक थे। उन्हें स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि लिनमो एक उच्च श्रेणी की प्रतिभा को जागृत कर सकता है। हालांकि उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं थी। चुवाननिंग नंबर 1 हाई स्कूल में डी ग्रेड को पहले से ही काफ़ी अच्छी प्रतिभा माना जाता था। 3000 से अधिक लोगों के समूह में सी ग्रेड के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 1 या 2 ही लोग होते थे। जहां तक उससे ऊपर के बी ग्रेड की बात है, उसने उसे कई सालों से नहीं देखा था। चुवाननिंग नंबर 1 हाई स्कूल के इतिहास में एक बार बी ग्रेड की प्रतिभा सामने आई थी। परिणामस्वरूप अगले दिन प्रांतीय राजधानी से भेजे गए एक विशेषज्ञ द्वारा उस छात्र को ले जाया गया। आज कई वर्षों बाद वह व्यक्ति प्रांतीय राजधानी में एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो चुका है और एक उच्च पदस्थ अधिकारी बन गया है। हालांकि छात्रों के डीन बेहद उत्सुक थे। लिनमो के शरीर पर मौजूद लाल बत्ती तेजी से गायब हो गई। इसी समय जागरण समारोह भी समाप्त हो गया। कितनी अफसोस की बात है, इतनी घनी लाल बत्ती, यह एक कदम भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। छात्रों के डीन को लिनमो के लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन वह इसे केवल यथास्थिति के अनुसार ही घोषित कर सकता था। लिनमो, F ग्रेड प्रतिभा। डीन, मैं नहीं। लिनमो अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए रुक गया। वह वास्तव में छात्र विभाग के डीन को यह बताना चाहता था कि उसने किसी निम्न स्तर की प्रतिभा को नहीं जगाया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जागृति के दौरान एक छोटी सी दुर्घटना हो गई थी, जिसके कारण उसके शरीर पर रोशनी लाल हो गई थी। लेकिन जब ये शब्द उसके होठों तक पहुंचे तो उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो कुछ हुआ है उसे वह कैसे समझाए।
और अगर वह ऐसा कहता भी तो शायद कोई उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि यह बात बिल्कुल ही अकल्पनीय थी। अंत में लिन मो ने कुछ नहीं कहा और बस टीम के गठन को छोड़कर चले गए। इस बारे में ध्यानपूर्वक सोचने पर यही सबसे अच्छा निर्णय था। अन्यथा यदि उसकी वास्तविक स्थिति उजागर हो जाती तो उसे वास्तव में यह नहीं पता होता कि वह इसे कैसे समझाए, क्योंकि उसने अभी अभी जिस प्रतिभा को जागृत किया था वह एक दिव्य स्तर की प्रतिभा थी। दिव्य पद, यह एक ऐसा पद था जो ब्लू स्टार के इतिहास में पहले कभी नहीं आया था। ब्लू स्टार पर मौजूद सभी लोगों की आम जानकारी के अनुसार एसएसएस सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह लोगों को ये कैसे समझाता कि उसने एक ऐसे पद को जागृत कर दिया है जो पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं था। क्या उसे यह कहना चाहिए कि उसने टॉर्च ड्रैगन की कल्पना की थी? तो फिर वह टॉर्च ड्रैगन के अस्तित्व की व्याख्या कैसे करेगा? यह एक तरह से बंद गली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वह जागा तो वह आकृति लाल रोशनी से जगमगा रही थी। लाल रंग एफ ग्रेड की प्रतिभा का प्रतीक था, इसलिए दूसरों की नज़र में उसने एक निम्न श्रेणी की प्रतिभा को जागृत किया था। भले ही वह अपनी बढ़ाई करे और दावा करे कि उसके पास दिव्य श्रेणी की प्रतिभा है, लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इन सब बातों को देखते हुए खुद को एफ ग्रेड प्रतिभा मानना फिलहाल उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। वास्तव में उसने जिस प्रतिभा को जागृत किया वह थी ईश्वर स्तरीय पशु वशीकरण स्थान। अपनी पशुपालन प्रतिभा को जागृत करने के बाद हर कोई अपना खुद का पशुपालन स्थान खोल सकता है। सामान्य तौर पर पशुपालन का स्थान पालतू पशुओं के आराम करने की जगह होती है, लेकिन लिन मो के पशु वशीकरण क्षेत्र में विशेष गुण थे। तीव्र गति से विकास, प्रतिभा संवर्धन, तत्काल सम्मान, ये 3 गुण थे जो उसके पशु वशीकरण क्षेत्र में वर्तमान में मौजूद थे। तेज गति से विकास पालतू जानवरों की विकास दर को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पालतू जानवर को शैशवावस्था से परिपक्वता तक पहुंचने में 2 साल लगते हैं तो लिन मो के पशुपालन क्षेत्र में 1 वर्ष ही पर्याप्त होगा। इससे 1 साल का समय बच गया। ये जानना जरूरी है कि पालतू जानवर के विकास के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की खपत होती है। हालांकि बीस्टमास्टर शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनका रखरखाव करना भी बेहद महंगा होता है। 1 साल का समय बचाना 1 साल के बराबर संसाधनों की खपत बचाने के बराबर था। लिन मो जैसे साधारण परिवार के बच्चे के लिए यह बात बेहद व्यवहारिक थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात ताकत में तेजी से वृद्धि थी। अगर हर कोई एक ही समय में पालतू जानवर रखता है तो 1 साल बाद भी आपका जानवर अभी भी शिशु अवस्था में होगा, जबकि मेरा जानवर पहले ही परिपक्व हो चुका होगा। कौन अधिक शक्तिशाली है और कौन कमजोर है, ये बात स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। अगला विषय प्रतिभा संवर्धन था। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये पालतू जानवरों की योग्यता में सुधार कर सकता है। पालतू जानवर योग्यता को भी रैंकों में विभाजित किया गया है। निम्न से उच्च क्रम में वे हैं कांस्य, रजत, स्वर्ण, प्लेटिनम, हीरा, राजा, अधिपति और पौराणिक। प्रत्येक रैंक को आगे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, निम्न, मध्यम और उच्च। किसी पालतू जानवर की प्रारंभिक क्षमता और विकास की संभावना काफ़ी हद तक उसकी योग्यता पर निर्भर करती है। समान रैंक वाले पालतू जानवरों के लिए योग्यता जितनी अधिक होगी, उनकी युद्ध शक्ति उतनी ही अधिक होगी। सामान्य परिस्थितियों में पालतू जानवर की योग्यता में सुधार करना बहुत मुश्किल होता है। कांस्य और रजत स्तर पर यह अभी भी प्रबंधनीय है, इसमें सुधार के तरीके हैं। लेकिन एक बार योग्यता का स्तर स्वर्ण स्तर पर पहुंच जाने के बाद इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करना उतना ही मुश्किल है जितना कि आकाश में चढ़ना। हालांकि लिन मो की पशुपालन क्षमता से पालतू पशुओं की योग्यता में लगातार सुधार हो सकता था। दूसरे शब्दों में, यदि उसे पर्याप्त समय और संसाधन दिए जाते तो वह अपने सभी पालतू पशुओं की योग्यता को पौराणिक स्तर तक बढ़ा सकता था। रैंक, ये कहना ही पड़ेगा कि यह सचमुच थोड़ा टूटा हुआ था। अंत में इंस्टेंट समन था। यह विशेषता टैलेंट एनहेंसमेंट जितनी खराब तो नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से यह स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। किसी बीस्टमास्टर को पालतू जानवर को बुलाने के लिए उन्हें मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके एक समनिंग फॉर्मेशन तैयार करना होता है। क्योंकि पशु वशीकरण स्थान अनिवार्य रूप से एक वैकल्पिक आयाम है, इसलिए पालतू पशु के लिए द्वार खोलने के लिए एक संरचना की आवश्यकता होती है और फॉर्मेशन बनाने में समय लगता है। लेकिन लिन मो के इंस्टेंट समन के साथ उसे समन पूरा करने के लिए केवल एक विचार की आवश्यकता थी, किसी भी प्रकार की संरचना की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। ये 2 जादूगरों की लड़ाई की तरह था, एक को कौशल का प्रयोग करने के लिए मंत्र पढ़ना पड़ता था, जबकि दूसरा उन्हें तुरंत प्रयोग कर लेता था। इस लाभ की व्यापकता का अंदाजा लगाना आसान था। ये लिन मो के ईश्वर स्तरीय पशु वशीकरण क्षेत्र के 3 गुण थे। लेकिन ये ईश्वर स्तरीय पशु वशीकरण स्थान के सबसे भयावह पहलू भी नहीं थे। सबसे भयावह बात यह थी कि ईश्वर स्तरीय पशु वशीकरण स्थान में विकास की क्षमता थी। लिन मो के बीस्टमास्टर के रूप में रैंक बढ़ने से न केवल मौजूदा 3 गुणों का प्रभाव मजबूत होगा, बल्कि नए गुण भी लगातार उभरते रहेंगे। इस बात को लेकर खुद लिन मो भी कुछ हद तक हैरान थे।
उसने अनुमान लगाया था कि ईश्वर स्तरीय पशु वशीकरण स्थान शक्तिशाली होगा, लेकिन उसे इतनी शक्ति की उम्मीद नहीं थी। भाई मो, निराश मत होइए। एफ ग्रेड भी बुरा नहीं है। जहां तक मुझे पता है, हमारे चुवाननिंग शहर में कई विशेषज्ञों के पास एफ ग्रेड प्रतिभा है। इसके अलावा किसी बीस्टमास्टर की ताकत काफ़ी हद तक उसके पालतू जानवर पर निर्भर करती है। जब तक पालतू जानवर की योग्यता काफ़ी अच्छी है, तब तक एक साधारण बीस्टमास्टर भी ऊंचाइयों को छू सकता है। लिनमो को बिना कुछ कहे वापस लौटते देख सन लेई तुरंत उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ी। लिनमो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। सन लेई और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसी क्षण शिक्षक ने उसका नाम पुकारा। वह केवल सिर हिलाकर वेदी की ओर चल पड़ा। लिनमो, सन लेई सही कह रही है। जब तक पालतू जानवर काफ़ी मजबूत है, तब तक आपकी प्रतिभा थोड़ी कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। हालांकि हम सभी उच्च प्रतिभा रैंक की आशा करते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि उच्च रैंक अपवाद हैं, जबकि एफ ग्रेड सामान्य बात है। आसपास मौजूद सहपाठियों ने भी सांत्वना के शब्द कहे, लेकिन सभी जानते थे कि यह केवल सांत्वना थी। ये जितना खुद को दिलासा देने के लिए था, उतना ही लिनमो को दिलासा देने के लिए भी था। अगर प्रतिभा महत्वपूर्ण नहीं होती, तो हर कोई उच्च श्रेणी की प्रतिभा क्यों चाहता। आप सभी को धन्यवाद। लिनमो को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। उसके चुप रहने का कारण सिर्फ ये था कि वह अपने दिमाग में ईश्वर स्तरीय पशु वशीकरण स्थान के बारे में जानकारी को संसाधित कर रहा था। वह सहानुभूति पाने के लिए जानबूझकर उदास होने का नाटक नहीं कर रहा था। ठीक तभी अचानक एक पीली रोशनी ने उसका ध्यान आकर्षित किया। ये सन लेई के शरीर से निकलने वाली रोशनी थी। ठीक उसी क्षण छात्रों के डीन ने हैरानी से कहा, सन लेई, डी ग्रेड। वाह! आसपास मौजूद छात्र तुरंत हंगामा करने लगे। सभी लोग ईर्ष्या भरी निगाहों से सन लेई को देख रहे थे। किसी व्यक्ति की पशु वश में करने की प्रतिभा का स्तर उसकी उपलब्धियों की ऊंचाई निर्धारित नहीं करता है, लेकिन इससे निश्चित रूप से बेहतर शुरुआत, अधिक क्षमता और बेहतर उपचार प्राप्त करने का अवसर मिला। उदाहरण के तौर पर सन लेई को ही ले लीजिए। अगर कोई दुर्घटना न हो तो वह कल से स्कूल के एलीट क्लास में प्रवेश कर सकेगा और वहां मिलने वाले विभिन्न अनूठे लाभों का आनंद ले सकेगा। इसके अलावा एडवांस्ड बीस्ट टैमिंग अकादमियों में भविष्य में होने वाले प्रवेश के संबंध में सन लेई के डी ग्रेड को देखते हुए उसे बिना परीक्षा दिए प्रवेश मिल जाना चाहिए। सन लेई को भर्ती करने के लिए ये उन्नत अकादमियां संभवतः कुछ बहुत ही उदार शर्तें पेश करेंगी, जबकि एफ श्रेणी की प्रतिभा वाले लोगों को प्रवेश पाने के लिए एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। सन लेई, बधाई हो। डी ग्रेड प्रतिभा, ये तो कमाल है। बड़े साहब, भविष्य में आपको हमारा ख्याल रखना होगा। सन लेई के लौटने के बाद उसके सहपाठियों ने एक के बाद एक उसे बधाई दी। लिनमो ने भी मुस्कुराते हुए सन लेई के कंधे पर थपथपाया। डी ग्रेड, बहुत बढ़िया। मैं चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो जाऊं, तुम फिर भी मेरे भाई मो हो। सन लेई ने लिनमो की ओर देखते हुए बहुत गंभीरता से कहा। ये सुनकर आसपास के छात्र लिनमो से कुछ हद तक ईर्ष्या करने लगे। हालांकि वे ये भी जानते थे कि सन लेई और लिनमो बचपन की दोस्त थीं जो साथ साथ पली बड़ी थीं। वे उस तरह के बंधन का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। इसके बाद के जागरण घटनाक्रम बिना किसी घटना के संपन्न हुए। अधिकांश छात्रों में एफ ग्रेड की प्रतिभा जागृत हुई। कभी कभार मिलने वाला ई ग्रेड भी ईर्ष्या का कारण बन जाता था। कक्षा की सबसे खूबसूरत छात्रा, जो स्कूल की भी सबसे खूबसूरत छात्रा थी, लिन रुयू ने जब एक औसत दर्जे की प्रतिभा को जगाया, तब जाकर एक बार फिर से जबरदस्त सनसनी मची। हे भगवान, क्या मैंने सही सुना? क्या आपको यकीन है कि यह भी है? डी नहीं, ये निश्चित रूप से भी है। संरचना नीले रंग की रोशनी से चमक रही थी। वह न केवल खूबसूरत है, बल्कि जानवरों को वश में करने की उसकी प्रतिभा भी बहुत अधिक है। ये तो सरासर अन्याय है। आप एक बात भूल गए, उसका फिगर भी बेहद आकर्षक है। स्वर्ग की प्रियतमा, यहाँ अवश्य ही लिन रुयू की बात हो रही होगी। तुलना करना घृणित है, ये कहावत बिल्कुल सही है। उसकी तुलना में तो हम बिल्कुल तुच्छ हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या के अलावा केवल ईर्ष्या ही है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आसपास के छात्र ईर्ष्या से स्तब्ध रह गए थे। यदि सन लेई, जिसने डी ग्रेड प्रतिभा को जागृत किया था, विभिन्न पशु प्रशिक्षण अकादमियों के लिए उसे भर्ती करने के लिए उदार शर्तें पेश करने के लिए पर्याप्त था, फिर बी ग्रेड प्रतिभा को जगाने वाली लिन रुयू निश्चित रूप से एक ऐसा लक्ष्य थी जिसके लिए प्रमुख अकादमियां जी जान से लड़ेंगी। दोनों का स्तर बिल्कुल अलग था। यहाँ तक कि छात्र संकाय के डीन, जो जागरण समारोह के लिए जिम्मेदार थे, भी इतने उत्साहित थे कि उनका चेहरा लाल हो गया था और उनका पूरा शरीर कांप रहा था। बी दर्जा। लगभग 20 वर्षों के बाद चुवाननिंग नंबर 1 हाई स्कूल ने आखिरकार एक और बी ग्रेड छात्र को तैयार किया। इस तरह के विद्यार्थी को तैयार कर पाना शिक्षक और विद्यालय दोनों के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत फायदेमंद साबित हुआ। और प्रधानाचार्य डोंग याओकिंग, जो अपना भाषण समाप्त करने के बाद से एक तरफ खड़े थे, बिना कुछ कहे आगे बढ़े और सीधे लिन रुयू को अपने साथ ले गए।
कक्षा 3 से 6 तक के विद्यार्थियों को ये बात पूरी तरह समझ में आ गई थी। आखिरकार ऐसी प्रतिभा वास्तव में विशेष व्यवहार की हकदार थी। लेकिन जब लिन रुयू काफी दूर चली गई, लिन मो, कितना अफसोस की बात है। हाँ, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन का व्यवहार इतना स्पष्ट था, फिर भी तुम पूरी तरह उदासीन रहे। अब शायद तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। एफ ग्रेड और बी ग्रेड में वाकई बहुत अंतर है। मेरा मतलब आपको नीचा दिखाना नहीं है, मैं भी एफ ग्रेड का हूँ। बताओ, अगर तुमने हमारी बात पहले सुन ली होती तो क्या बेहतर नहीं होता? अगर तुम थोड़ा और सतर्क होते तो वो बच्चा अब तक घूम रहा होता। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन भले ही बी ग्रेड की हो, वो एस ग्रेड की भी होती तो भी नहीं बच पाती। लिन मो, उसे पता नहीं था कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन उसके और लिन रुयू के बारे में अफवाहें अचानक कक्षा में फैलने लगी थीं। उन्होंने कहा कि लिन रुयू उसके साथ दूसरों से अलग व्यवहार करती थी, इसलिए वह उसे पसंद करती होगी। नतीजतन ये लोग उसे चिढ़ाने का हर मौका ढूंढते थे, लगातार उसे सक्रिय रहने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कहते रहते थे। इस बार तो बात और भी हास्यास्पद हो गई, बच्चों का मुद्दा भी उठा लिया गया। भाई मो, अब जाकर कबूल क्यों नहीं कर लेते? सन लेई ने लिन मो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन का तुम्हारे प्रति रवैया देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हारी सफलता की संभावना अभी भी काफ़ी अधिक है। दफा हो जाओ। लिन मो ने आंखें घुमाईं, वह उनसे निपटने के लिए बहुत आलसी था। कुछ देर बाद सभी ने अपना जागरण पूरा कर लिया था। फिर छात्र विभाग के डीन ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, अब आप ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की आंतरिक शक्तियों को वश में करने का स्थान बना सकते हैं। मैं आपका रक्षक बनूंगा। ये सुनकर विद्यार्थी तुरंत पालथी मारकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। वे लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे। लिन मो भी वैसी ही थी। वह बहुत उत्सुक था, आखिर उसका ईश्वर स्तरीय पशु वशीकरण स्थान कैसा दिखेगा। पशुओं को वश में करने के लिए जगह खोलने की विधि स्कूलों में लंबे समय से सिखाई जाती रही है और सभी ने अनगिनत बार अपने दिमाग में इसका अनुकरण किया है। इसलिए छात्रों के लिए पशुओं को वश में करने का स्थान खोलना एक ऐसी चीज थी जिससे वे काफी परिचित थे। जैसे ही लिन मो ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया, उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी चेतना एक पल में अनंत समय और स्थान को पार कर गई और ब्रह्मांड के भीतर गहराई में स्थित एक निश्चित शून्य में पहुंच गई। ये पिछले सिमुलेशन से अलग क्यों है? लिन मो ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा, लेकिन जल्दी ही शांत हो गई। उसके पास एक दिव्य श्रेणी की प्रतिभा भी थी जो ब्लू स्टार पर पहले कभी प्रकट नहीं हुई थी, इसलिए यह अजीब नहीं लगा कि उसके पशु वशीकरण स्थान को खोलना एक सामान्य व्यक्ति से अलग था। हालांकि मौजूदा हालात ने उन्हें इस बात को लेकर असमंजस में डाल दिया था कि आगे क्या करना है। पिछले सिमुलेशन के अनुसार ध्यान करने के बाद उनकी चेतना के सागर से गुजरकर एक धुंधले क्षेत्र में पहुंच जाती थी। फिर जब तक वह उन धुंधों को दूर करने के लिए मानसिक ऊर्जा का उपयोग करता था, तब तक वह अपना खुद का पशु वशीकरण क्षेत्र खोल सकता था। वह जिस क्षेत्र में धुंध को फैला सकता था, उसी से पशु को वश में करने के लिए आवश्यक स्थान का आकार निर्धारित होता था। लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति ये थी कि उसके चारों ओर केवल अनंत शून्य था, छंटने के लिए कोई धुंध बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरे शब्दों में कहें तो उसके पास अपने पशु वशीकरण स्थान को खोलने का कोई तरीका नहीं था। ठीक उसी समय जब लिन मो कुछ खोया हुआ महसूस कर रही थी, बिना किसी पूर्व सूचना के उसके बगल में अचानक शून्य में 100 मीटर ऊंचा एक काला भंवर प्रकट हुआ। इसके बाद एक जबरदस्त खिंचाव बल ने उसे अंदर खींच लिया और उसकी चेतना बिना किसी प्रतिरोध शक्ति के अंदर समा गई। ऐसा लग रहा था मानो बहुत समय बीत गया हो, फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बस एक पल ही बीता हो। लिन मो की चेतना एक बिल्कुल नए स्थान में प्रकट हुई। यह एक छोटा समुद्री द्वीप था। ये द्वीप लगभग 5 किलोमीटर लंबा और चौड़ा था, जिसमें हरी भरी वनस्पति और घने पेड़ थे जो एक जीवंत दृश्य प्रस्तुत करते थे। द्वीप के केंद्र में एक पर्वत शिखर सीधे बादलों में समाया हुआ था, जो बहते हुए सफेद बादलों में छिपा हुआ था, जिससे उसका पूरा स्वरूप देखना असंभव था। उसे यकीन नहीं था कि यह भ्रम था या नहीं। लिन मो को ऐसा लगा मानो बहते हुए सफेद बादल किसी विशालकाय अजगर की तरह पहाड़ की चोटी के चारों ओर लिपटे हुए हों, आकाश में चक्कर लगाते हुए मानो उस चोटी की रक्षा कर रहे हों। ये द्वीप विशाल समुद्र से घिरा हुआ था, जिसमें गहरा नीला पानी और लहरों के टकराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हालांकि लिन मो केवल द्वीप के 5 किलोमीटर के दायरे में ही क्षेत्र देख पा रही थी। इससे आगे ऐसा लग रहा था कि क्षेत्र किसी चीज से अवरुद्ध है, जिससे केवल अराजकता का एक धब्बा ही दिखाई दे रहा था। यह मेरी पशु प्रशिक्षण की जगह है। लिन मो को प्रतिक्रिया देने में काफी समय लगा। वह एक बार फिर चौंक गया। सामान्य तौर पर समान प्रतिभा स्तर वाले बीस्ट मास्टर्स के लिए उनके द्वारा खोले गए पशु वशीकरण क्षेत्र का आकार उनकी व्यक्तिगत मानसिक ऊर्जा की शक्ति के आधार पर भिन्न होगा, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा। उदाहरण के लिए एफ ग्रेड प्रतिभा वाला व्यक्ति आमतौर पर लगभग 10 से 15 वर्ग मीटर का पशुपालन क्षेत्र खोलेगा, एक बेडरूम के आकार के बराबर।
ये देखने में छोटा नहीं लग सकता है, लेकिन कुछ बड़े पालतू जानवरों के लिए इसमें समा पाना मुश्किल से ही पर्याप्त था। इसे आधार मानकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बीस्ट टैमिंग टैलेंट का प्रत्येक उच्च स्तर होने पर खुले हुए बीस्ट टैमिंग स्पेस का क्षेत्रफल लगभग दोगुना हो जाएगा। उदाहरण के लिए, सन लेई की डी ग्रेड प्रतिभा के साथ शुरू में खोला गया पशु वशीकरण स्थान लगभग 40 वर्ग मीटर होना चाहिए, और लिन रुयू की बी ग्रेड प्रतिभा लगभग 160 वर्ग मीटर तक पहुंच सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो एसएसएस ग्रेड प्रतिभा के लिए भी प्रारंभ में उपलब्ध पशु वशीकरण का स्थान केवल लगभग 2500 वर्ग मीटर ही होगा। ये फुटबॉल मैदान के लगभग 1/3 के बराबर है। लेकिन लिन मो ने सीधे एक द्वीप से शुरुआत की। द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 25 वर्ग किलोमीटर था, जो 25 मिलियन वर्ग मीटर के बराबर है। ये 2500 वर्ग मीटर से पूरे 10,000 गुना बड़ा था। एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था पशु को वश में करने के स्थान के भीतर का वातावरण। क्योंकि पशु वशीकरण क्षेत्र का उद्भव बिखरे हुए धुंध के क्षेत्र से हुआ था, इसलिए बीस्टमास्टर द्वारा खोले गए प्रारंभिक पशु वशीकरण स्थान को धुंध से घिरे एक खाली कमरे के रूप में समझा जा सकता है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। एसएसएस श्रेणी के प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए भी यही स्थिति थी, और पशुपालन स्थल के भीतर का वातावरण पालतू पशु के विकास की गति पर एक निश्चित प्रभाव डालता था। इससे पालतू जानवर की वफादारी पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए पशुओं को वश में करने के स्थान का विस्तार करने की बाद की प्रक्रिया में पशु स्वामी अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा भीतर के वातावरण को संशोधित करने में खर्च करेंगे, ताकि अपने पालतू पशुओं के लिए एक आरामदायक रहने का वातावरण बनाया जा सके। हालांकि लिन मो को ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पशुपालन क्षेत्र में पहले से ही सब कुछ मौजूद था। वहां पहाड़ और समुद्र थे, नीला आकाश और सफ़ेद बादल थे, पेड़ और वनस्पतियां थीं और हल्की हवाएं थीं। ये पालतू जानवरों के लिए एक स्वर्ग जैसा था, और ऐसा स्वर्ग जो भूमि, समुद्र और वायु तीनों के लिए उपयुक्त था। संक्षेप में कहें तो लिन मो को इस तरह के पशु वशीकरण स्थान को देखकर आश्चर्य क्यों नहीं होता। अगर उसे झटका न लगे तो यह असामान्य बात होगी, ठीक है। जैसा कि उम्मीद थी, मेरी पृथ्वी के दिव्य राक्षस अभी भी और भी अधिक अद्भुत हैं। होश में आने के बाद लिन मो ने भावुक होकर मन ही मन आह भरी। वह अच्छी तरह जानता था कि यह सब टॉर्च ड्रैगन की बदौलत ही संभव हुआ था। अगर उसने भी जानवरों को वश में करने की विधि से संबंधित सचित्र संकलन में दिए गए पैटर्न को बाकी सभी की तरह समझा होता, तो शायद उसमें भी एक अच्छी प्रतिभा जागृत हो जाती, लेकिन निश्चित रूप से वह दिव्य स्तर की प्रतिभा नहीं होती जो अब थी। एक विचार के साथ लिन मो की चेतना उसके शरीर में वापस आ गई। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका पशु वशीकरण स्थल से गहरा संबंध है। महज एक विचार से ही उसकी चेतना उसमें पुनः प्रवेश कर सकती थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और खड़ा हो गया। उसके आसपास के अधिकांश अन्य छात्र पहले ही अपने दरवाजे खोल चुके थे। केवल कुछ ही उच्च प्रतिभा वाले लोग ध्यान की अवस्था में थे, जिनमें सन लेई भी शामिल थे। आखिरकार पशु को वश में करने के लिए इस्तेमाल होने वाला क्षेत्र जितना बड़ा होगा, धुंध को छंटने में उतना ही अधिक समय लगेगा। और जिन छात्रों ने पहले ही अपना कोर्स पूरा कर लिया था, वे सभी दोबारा कोशिश करने के लिए उत्सुक दिख रहे थे, क्योंकि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार वे अनुबंधित साथी के रूप में एक मुफ्त पालतू जानवर का बच्चा प्राप्त करने के लिए स्कूल के प्रजनन केंद्र में जाएंगे। बेशक स्कूल के बड़े पैमाने पर प्रजनन के उत्पाद होने के नाते इन पालतू जानवरों के शावकों की योग्यता निश्चित रूप से बहुत अधिक नहीं होगी, लेकिन बाजार में मिलने वाले उच्च क्षमता वाले शावकों की कीमतों की तुलना में, जिनकी कीमत अक्सर दसियों या सैकड़ों हजारों में होती है, स्कूल द्वारा पाले गए ये शावक पहले से ही अधिकांश लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प थे। कुछ ही देर बाद सभी ने अपनी अपनी जगहें खोल लीं। छात्रों के डीन के नेतृत्व में समूह स्कूल के प्रजनन केंद्र पर पहुंचा। इसके बाद आप स्वयं चुनें। अपना चुनाव करने के बाद बस एक साधारण पंजीकरण करें और आप जा सकते हैं। छात्रों के डीन ने सन लेई की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ चुनने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ आओ। इतना कहने के बाद वह सीधे सन लेई को अपने साथ ले गया। आसपास के छात्र केवल ईर्ष्या से देख सकते थे। सन लेई की डी ग्रेड प्रतिभा ही उसके लिए पालतू जानवर चुनने में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी। प्रिंसिपल द्वारा ले जाई गई लिन रुयू की बात करें तो अगर कोई दुर्घटना नहीं होती तो उसे कम से कम स्वर्ण स्तर का पालतू जानवर तो मिल ही जाता। कौशल प्रतिभा के स्तर के कारण शुरुआती बिंदुओं में यह अंतर आया था। एफ ग्रेड टैलेंट वाला एक बीस्टमास्टर कांस्य योग्यता वाले बीस्टमास्टर से अनुबंध करता है पालतू जानवर, और एक बी ग्रेड प्रतिभा वाला व्यक्ति स्वर्ण योग्यता वाले व्यक्ति से अनुबंध करता है। वे दोनों बादल और कीचड़ की तरह थे, जिनकी आपस में कोई तुलना ही नहीं थी। साथ ही इससे एक बार फिर यह साबित हो गया कि अन्य छात्रों द्वारा पहले प्रतिभा के स्तर के महत्वहीन होने के बारे में कही गई बातें वास्तव में केवल सांत्वना के शब्द ही थे। सन लेई के साथ किए जा रहे विशेष व्यवहार को लेकर लिन मो स्वाभाविक रूप से अपने अच्छे भाई के लिए दिल से खुश था, लेकिन ईर्ष्या की तो कोई बात ही नहीं थी।
प्रतिभा संवर्धन के साथ पालतू जानवर के बच्चे की योग्यता उसके लिए वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई थी। इसलिए रास्ते में ही उसने पालतू जानवर चुनने के लिए अपने मापदंड तय कर लिए थे। सामान्यतः पालतू जानवर के बच्चे का चयन करते समय सबसे पहले इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि जानवर को वश में करने की प्रतिभा और पालतू जानवर के बीच अनुकूलता है या नहीं। उदाहरण के लिए, शक्ति प्रवर्धन प्रतिभा वाले छात्र को शक्ति प्रकार का पालतू जानवर सबसे उपयुक्त लगेगा, क्योंकि तभी बीस्ट टैमिंग टैलेंट का अधिकतम प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। इस आधार पर यदि परिस्थितियां अनुमति दें तो अन्य कारकों पर भी विचार किया जा सकता है, जैसे कि पालतू जानवर की योग्यता, पद, प्रजाति इत्यादि। लेकिन लिन मो अलग थी। ईश्वर स्तरीय पशु वशीकरण क्षमता के साथ वह अनुकूलता, योग्यता और पद को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता है। उन्हें केवल एक ही बात पर विचार करना था, पालन पोषण की लागत। पालतू जानवर पालने में बहुत पैसा खर्च होता है और वह इस समय बहुत गरीब था। बिल्कुल, यदि उसके पास दैवीय श्रेणी की प्रतिभा नहीं होती तो चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न होता, वह अपने लिए सबसे उपयुक्त पालतू जानवर को प्राथमिकता देता। लेकिन उसे किसने बताया कि उसके पास एक है? तो सबसे कम पैसे खर्च करके सबसे ताकतवर जानवर का पालन पोषण करना कितना बढ़िया था, है ना? अपना निर्णय लेने के बाद लिनमो सीधे पालतू जानवरों के शावकों की देखरेख करने वाले शिक्षक के पास गया और अपनी आवश्यकताएं बताईं। शिक्षक का नाम हुआंग बिन था। लिनमो का अनुरोध सुनकर उन्होंने पूछा, क्या आप वाकई आश्वस्त हैं? सिर्फ पालन पोषण की लागत पर विचार कर रहे हैं और बाकी किसी बात की परवाह नहीं कर रहे? सकारात्मक। लिनमो ने सिर हिलाया। छात्र, अगर आपको आर्थिक कठिनाई है तो स्कूल ऋण के लिए आवेदन करने में आपकी मदद कर सकता है। हमारे हुआशिया स्कूल में इस क्षेत्र में सब्सिडी उपलब्ध है और ब्याज दर बहुत अधिक नहीं होगी। इसके अलावा एक बीस्ट मास्टर की आमदनी कम नहीं होती। एक बार जब आप आधिकारिक बीस्ट मास्टर बन जाते हैं तो इसे चुकाना आसान हो जाएगा। आपको आर्थिक दबाव के कारण अपनी प्रतिभा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये छोटी बचत के चक्कर में बड़ा नुकसान करने जैसा होगा, हुआंग बिन ने गंभीरता से कहा। धन्यवाद शिक्षक, लेकिन मैं अब भी अपनी बात पर अड़ी हूँ, लिनमो ने कहा। ठीक है, हुआंग बिन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। कुछ परिवारों के लिए ऋण लेने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका, इसलिए वह लिनमो के चुनाव को समझ सकता था। उसने दराज से एक कार्ड निकाला और लिनमो को देते हुए कहा, इसे लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लो। मैं गारंटी देता हूं कि चुवाननिंग शहर में इस पालतू जानवर के बच्चे को जीवित रखना सबसे आसान है, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद शिक्षक। लिनमो कार्ड लेकर चली गई। कार्ड पर एक सीरियल नंबर था, G4681। चुवाननिंग नंबर 1 हाई स्कूल के पालन पोषण केंद्र में 300 से अधिक विभिन्न प्रकार के पालतू जानवर थे, जिनमें से प्रत्येक प्रकार के हजारों जानवर थे। प्रबंधन की सुविधा के लिए प्रत्येक पालतू जानवर को एक सीरियल नंबर दिया गया था। जी से शुरू होने वाले शब्द का अर्थ था पालतू जानवर। लिनमो को पोषण केंद्र के क्षेत्र जी में सामान इकट्ठा करना था। उस स्थान पर पहुंचने के बाद लिनमो सीधे पंजीकरण खिड़की पर गई और कार्ड सौंप दिया। पंजीकरण विभाग की प्रभारी महिला शिक्षिका ने कार्ड देखा और थोड़ी हैरान होकर बोली, क्या आप वाकई इसे लेना चाहती हैं? निर्णय लेने से पहले एक बार इसे देख क्यों नहीं लेती? कोई ज़रूरत नहीं, यही ठीक है, लिनमो ने सिर हिलाया। देखने लायक कुछ नहीं था, वैसे भी उसके लिए तो सभी पालतू जानवर एक जैसे ही थे। छात्र, शुल्क संग्रह प्रक्रिया सीधे सिस्टम में दर्ज की जाती है। एक बार दर्ज हो जाने पर इसे बदला नहीं जा सकता। क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? महिला शिक्षिका ने फिर पूछा। मैंने सब कुछ सोच लिया है, कृपया बस मेरे लिए कागजी कार्रवाई पूरी कर दीजिए, लिनमो ने कहा। तभी महिला शिक्षिका ने बोलना बंद किया और कंप्यूटर में जानकारी दर्ज करना शुरू कर दिया। हालांकि इस दुनिया में पशु वशीकरण का वर्चस्व था, लेकिन प्रौद्योगिकी का विकास भी पीछे नहीं था। समग्र स्तर उस पृथ्वी के समान था जिस पर लिनमो अपने पुनर्जन्म से पहले रहता था। हालांकि ये सुविधा केवल शहरों के भीतर ही सीमित थी। शहर से बाहर निकलते ही नज़ारा बिल्कुल अलग हो जाता था, क्योंकि शहर के बाहर खूंखार राक्षसों का इलाका था। जल्द ही डेटा एंट्री पूरी हो गई। एक पल रुकिए, मैं आपके लिए पालतू जानवर के बच्चे को ले आती हूँ, महिला शिक्षिका ने कहा और जाने के लिए खड़ी हो गई। 2 मिनट से भी कम समय में महिला शिक्षिका वापस लौट आई। हालांकि अपनी बाहों में पकड़े हुए पालतू जानवर के शावक को स्पष्ट रूप से देखने के बाद लिनमो के होंठ 2 बार हिंसक रूप से फड़कने से खुद को रोक नहीं पाए। एक हरा कछुआ जो वॉश बेसिन के आकार का है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह वही पालतू जानवर होना चाहिए जिसे वह इकट्ठा कर रहा था। एक कछुआ, हरा। मुझे ऐसा क्यों लगा कि इसका निहितार्थ इतना प्रबल था? लिनमो को हल्का सिर दर्द महसूस हुआ। उन्होंने कहा था कि सभी पालतू जानवर एक जैसे ही होते हैं, लेकिन एक कछुआ, ये तो किस तरह का अद्भुत ट्विस्ट था। जरा सोचो, सभी लोग एक साथ एक मिशन पर जाते हैं और अन्य लोगों द्वारा बुलाए गए पालतू जानवर बाघ, तेंदुए, भालू, भेड़िए और इसी तरह के अन्य जानवर होते हैं जो राजसी और प्रभावशाली होते हैं।
हालांकि वह जिस चीज को बुलाता है वह एक कछुआ है। उस दृश्य के बारे में सोचते ही उसे शर्म से सिकुड़कर गेंद की तरह हो जाने और मर जाने का मन करता है। हालांकि शिकायतों को एक तरफ रखते हुए वह इस परिणाम को स्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। संग्रह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी और महिला शिक्षिका ने पहले ही कहा था कि एक बार दर्ज हो जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। अब बहुत देर हो चुकी थी, भले ही वह बाद में पछताना चाहता हो। अब उसे बस यही उम्मीद थी कि इस दुनिया के लोग व्यभिचारी पति शब्द का विशेष अर्थ न जानते हों, अन्यथा वह सचमुच में समाज के लिए एक तरह से आत्मघाती साबित होगा। इसे ले लो, महिला शिक्षिका ने कछुआ लिन मो को सौंप दिया। जब ये जाग जाए तो तुम इसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की कोशिश कर सकते हो। तभी लिन मो ने ध्यान दिया कि यह कछुआ गहरी नींद में सो रहा था। महिला शिक्षिका इसे इतनी दूर तक यहाँ लेकर आई थी और यह अभी तक जागा भी नहीं था। इस स्तर की सतर्कता, लिन मो को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं भविष्य में सोते समय उसकी पीट पीट कर हत्या न कर दी जाए। साथ ही वह पूरी तरह से समझ गया था कि हुआंग बिन का चुवाननिंग शहर में जीवित रहना सबसे आसान है कहने का क्या मतलब था। हर समय सोते रहने का स्वाभाविक अर्थ है कम ऊर्जा की खपत, तो क्या जीवित रहना आसान नहीं होगा। धन्यवाद शिक्षक, लिन मो आगे बढ़ी और कछुआ उठा लिया। उसने खुद कछुए को चुना, उसे पालना ही था, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। आपको ग्रीन आर्मर टर्टल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना? महिला शिक्षिका ने दोबारा पूछा। लिन मो ने सिर हिलाया। पालतू जानवरों के सामान्य विवरणों को याद करना भी उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई के मुख्य घटकों में से एक था। नाम, हरा कवच कछुआ। विशेषता, पृथ्वी तत्व। योग्यता, कांस्य निम्न श्रेणी। जन्मजात कौशल, कछुए का खोल निम्न श्रेणी। तुम्हारा कछुआ सामान्य कछुओं से थोड़ा अलग है। इसका गुणधर्म पृथ्वी तत्व नहीं बल्कि अंतरिक्ष तत्व है। तुम्हें ये बात याद रखनी होगी, महिला शिक्षिका ने निर्देश दिया। अंतरिक्ष तत्व। लिन मो की आंखें चौड़ी हो गईं। शिक्षक जी, क्या आपको यकीन है कि पहचान में कोई गलती नहीं हुई है? महिला शिक्षिका ने कहा। जब मैंने पहली बार यह खबर सुनी तो मैं आपसे भी ज्यादा हैरान थी, लेकिन हमने इसे लगातार 3 बार पहचाना, इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? इस बारे में हमारा विश्लेषण यह है कि यह किसी प्रकार का अज्ञात उत्परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि निम्न श्रेणी अंतरिक्ष तत्व पालतू जानवर असल में बहुत ही बेकार होते हैं, इसलिए उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें न रखें। बस उन्हें एक सामान्य हरे कवच वाले कछुए की तरह पालें। मैं समझ गया, धन्यवाद शिक्षक। लिन मो ने अपने दिल में उमड़ रही उत्तेजना को दबाया और जल्दी से पोषण केंद्र से निकल गया। इस क्षण उसका सारा पिछला दुख दूर हो गया। उसे तो खुशी से उछलने का मन कर रहा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे खजाना मिल गया था। स्पेस एलिमेंट और टाइम सिस्टम को पेट बीस्ट की दुनिया के 2 सर्वोच्च गुण माना जाता था। क्या अंतरिक्ष तत्व शक्तिशाली था? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए शर्त यह थी कि यह गुण उच्च श्रेणी और उच्च योग्यता वाले प्रदर्शन में दिखाई दे। पालतू जानवर। योग्यता के अलावा पालतू जानवरों का भी निम्न से उच्च स्तर तक टियर 1 से टियर 9 तक रैंक वर्गीकरण किया गया था। प्रत्येक स्तर को आगे निम्न, मध्यम और उच्च स्तरों में विभाजित किया गया था। सामान्य तौर पर स्पेस एलिमेंट कौशल केवल स्पेस एलिमेंट द्वारा ही जागृत किए जा सकते हैं। प्लेटिनम के साथ कम से कम टियर 6 या उससे ऊपर के पालतू जानवर योग्यता या उससे ऊपर। और कौशल जितना अधिक शक्तिशाली होगा उतनी ही उच्च रैंक और योग्यता की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में, टियर 1 निम्न स्तरीय और कांस्य रैंक वाला एक हरा कवच कछुआ। कम रैंक योग्यता के जागृत होने की कोई संभावना नहीं थी। अंतरिक्ष तत्व कौशल। इसमें स्पेस एलिमेंट की विशेषता तो थी, लेकिन स्पेस एलिमेंट से संबंधित कोई कौशल नहीं था। इसीलिए महिला शिक्षिका ने कहा कि यह बेकार है। एक अंतरिक्ष तत्व कौशल के बिना हरा कवच वाला कछुआ एक सामान्य पृथ्वी तत्व वाले कछुए से भी बदतर था। हरे कवच वाला कछुआ, कम से कम पृथ्वी तत्व इसकी जन्मजात क्षमता कछुआ कवच में थोड़ी और सुरक्षा जोड़ सकता है। लेकिन उपरोक्त सभी बातें केवल सामान्य परिस्थितियों पर ही लागू होती थीं। लिन मो के लिए कहानी कुछ और ही थी। क्योंकि उसके पास तेज गति से विकास और प्रतिभा संवर्धन है, इसलिए जब तक उसके पास पर्याप्त संसाधन होंगे वह जल्द ही ग्रीन आर्मर टर्टल को स्पेस एलिमेंट कौशल जगाने में सक्षम हो जाएगा। तब तक उसके पास एक वास्तविक अंतरिक्ष तत्व होगा। पालतू जानवर। ये जानना आवश्यक है कि एक अंतरिक्ष तत्व पालतू जानवर एक ऐसा खजाना था जिसका सपना सभी बीस्टमास्टर देखते थे लेकिन कभी हासिल नहीं कर पाते थे। तो अब जब लिन मो ने अपने हाथ में मौजूद हरे कवच वाले कछुए को दोबारा देखा तो वह उसे बेहद प्यारा लगा। हरे कवच वाले कछुए में क्या खराबी है? मेरा वाला स्पेस एलिमेंट है। प्रजनन केंद्र छोड़ने के बाद लिन मो को एक खाली कक्षा मिली और वह उसमें चली गई। उसने सबसे पहले ग्रीन आर्मर टर्टल के साथ बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई थी। एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद वह ग्रीन आर्मर टर्टल को तुरंत अपने पशु प्रशिक्षण स्थान में रख सकेगा।
उसकी ईश्वर स्तरीय पशु वशीकरण क्षमता के असामान्य स्तर को देखते हुए ग्रीन आर्मर टर्टल द्वारा बाहर बिताया गया हर सेकंड व्यर्थ था। दूसरी ओर उसे हरे कवच वाले कछुए को हाथ में लेकर सड़क पर चलना कुछ हद तक शर्मनाक लग रहा था। हालांकि वह जानता था कि यह ग्रीन आर्मर टर्टल भविष्य में निश्चित रूप से शानदार होगा, लेकिन दूसरों को यह बात नहीं पता थी। और अगर यह शानदार बन भी जाता तो वह भविष्य की बात होती। फिलहाल ये तो बस एक साधारण हरा कवच वाला कछुआ था। उसने हरे कवच वाले कछुए को एक मेज पर रख दिया। लिनमो ने कछुए के खोल को हाथ से थपथपाया, उसे जगाने की कोशिश करते हुए। लेकिन कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद उसने पाया कि वह व्यक्ति अभी भी सो रहा था। उसने अपनी ताकत बढ़ाई और उसे फिर से थपथपाया। 3 सेकंड, 5 सेकंड, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। फुफकार। लिनमो को हल्का सिर दर्द महसूस हुआ। उसने मुट्ठी भींचकर कछुए के खोल पर जोर से प्रहार किया। इस बार ग्रीन आर्मर टर्टल आखिरकार जाग गया। उसने धीरे से अपने खोल से अपना सिर बाहर निकाला, अपनी मटर के आकार की आंखें खोली और लिनमो को खाली निगाहों से देखा, मानो वह क्लासिक 13 प्रश्न पूछ रहा हो। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मुझे किसने मारा? ग्रीन आर्मर टर्टल के मूर्खतापूर्ण चेहरे को देखकर लिनमो को लगभग हंसी आ गई। उसने तुरंत अंतरिक्ष तत्व का जाप किया। अंतरिक्ष तत्व उसने मन ही मन स्पेस एलिमेंट 3 बार सोचा और फिर उसे दोबारा मुक्का मारने की इच्छा को दबा लिया। उसने हरे कवच वाले कछुए की ओर देखा और कहा, मैं अब तुम्हारे साथ एक पशु अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूँ। विरोध मत करना, ठीक है? हरे कवच वाले कछुए ने लिनमो की ओर देखा। उसकी छोटी छोटी आंखें अभी भी उलझन से भरी हुई थीं। लिनमो, पूछना व्यर्थ और अनावश्यक था। तुरंत ही उसने अपनी तर्जनी उंगली को काटा और मानसिक ऊर्जा को मार्गदर्शक के रूप में और रक्त को स्याही के रूप में उपयोग करते हुए हरे कवच वाले कछुए के खोल पर अनुबंध सरणी बनाना शुरू कर दिया। जब रेखाचित्र आधा बन चुका था तब ग्रीन आर्मर टर्टल को आखिरकार कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उसने अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया। उसी समय लिनमो को स्पष्ट रूप से ग्रीन आर्मर टर्टल के मानसिक उतार चढ़ाव से प्रतिरोध के विचार आ रहे थे। तुम्हें प्रतिरोध करना भी आता है? बुरा नहीं है, इसका मतलब है कि तुम पूरी तरह से मूर्ख नहीं हो। लिनमो को थोड़ी राहत महसूस हुई। सरणी बनाते हुए उसने अपनी चेतना का उपयोग करके अपने विचारों को प्रसारित करना शुरू कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट एरे के कार्यों में से एक है बीस्टमास्टर और पालतू जानवर के बीच मानसिक संबंध स्थापित करने में मदद करना। इसी वजह से वह ग्रीन आर्मर टर्टल के प्रतिरोध के मानसिक उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। इसी प्रकार ग्रीन आर्मर टर्टल अब उसके विचारों को भांप सकता था। छोटे बच्चे, मेरा पशुपालन केंद्र उस प्रजनन केंद्र से कहीं अधिक आरामदायक है जहां तुम पहले थे। और अगर तुम मेरा अनुसरण करोगे तो मैं न केवल तुम्हें शानदार जीवन जीने दूंगा बल्कि तुम्हें तेजी से मजबूत बनने में भी मदद करूंगा। आप शायद हमेशा के लिए इतने कमजोर नहीं रहना चाहेंगे, है ना? उन शब्दों के बाद ग्रीन आर्मर टर्टल की प्रतिरोध की भावना धीरे धीरे गायब हो गई। लिनमो ने राहत की सांस ली और सरणी बनाने की गति को तेजी से बढ़ा दिया। अनुबंध प्रक्रिया के दौरान यदि पालतू जानवर अत्यधिक हिंसक रूप से विरोध करता है तो इससे अनुबंध विफल हो जाएगा। एक बार विफल हो जाने पर दोबारा प्रयास करने से पहले कम से कम 1 महीने का अंतराल होना चाहिए और इसमें लगने वाला समय काफी अधिक होता है। जल्द ही सरणी का काम पूरा हो गया। सबसे पहले रक्त के रंग के सरणी पर एक हल्की सफेद रोशनी चमकी, फिर वह तेजी से हरे कवच वाले कछुए के शरीर में विलीन हो गई। उसी समय लिनमो ने अपने पूरे शरीर में एक गर्म धारा का प्रवाह महसूस किया, जबकि उसके दिमाग में एक ठंडी और ताजगी भरी अनुभूति हुई। ये दोनों अनुभूतियां लंबे समय तक नहीं रहीं, लेकिन उनके गायब होने के बाद उसकी ताकत में थोड़ी वृद्धि प्रतीत हुई और उसका मनोबल पहले से बेहतर हो गया। लिनमो के होंठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। ये प्रतिक्रिया इसलिए हुई क्योंकि उसे पालतू जानवर से शक्ति का प्रतिफल प्राप्त हुआ था, जिससे उसकी मानसिक ऊर्जा और शारीरिक क्षमता दोनों में सुधार हुआ था। इसका ये भी अर्थ था कि उसने और ग्रीन आर्मर टर्टल ने सफलतापूर्वक अनुबंध कर लिया था। इस क्षण से वह एक सम्मानित अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर बन गया। अब हरे कवच वाले कछुए को दोबारा देखते हुए वह उसकी खाली छोटी आंखों से सटीक जानकारी पढ़ सकता था, क्योंकि बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट ने उन्हें एक मजबूत मानसिक संबंध स्थापित करने में मदद की थी। इस प्रकार वह पालतू जानवर के विचारों को आसानी से समझ सकता था और इसी तरह पालतू जानवर भी उसके विचारों को समझ सकता था। उदाहरण के लिए अभी ग्रीन आर्मर टर्टल जो कह रहा था वह था, हे भगवान, क्या तुम इससे भी ज्यादा दयनीय हो सकते हो? लिनमो अवाक रह गई, क्योंकि ग्रीन आर्मर टर्टल असल में ये कह रहा था, तुमने जिस आलीशान जिंदगी का वादा किया था वह कहाँ है? इससे पहले जब उसने कहा था कि तुम हमेशा के लिए इतने कमजोर नहीं रहना चाहते, तो ग्रीन आर्मर टर्टल का प्रतिरोध गायब हो गया था। उस समय उसने सोचा कि ग्रीन आर्मर टर्टल ने अधिक शक्तिशाली बनने के लिए प्रतिरोध करना बंद कर दिया था। लेकिन अब इसे देखते हुए ये जीव पूरी तरह से भोजन के लिए ही इसमें शामिल था। इसने अपना प्रतिरोध धीरे धीरे कम किया क्योंकि इसकी प्रतिक्रियाएं धीमी थीं।
छोड़ो इसे, क्योंकि तुम एक अंतरिक्ष तत्व हो, मैं इसे सहन कर लूंगा। लिनमो ने दांत पीसते हुए कहा, खाने का इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। अभी मुझे तुम्हारा नाम रखना है। उसने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, अब से तुम्हें जुवानवू कहा जाएगा। ग्रीन आर्मर टर्टल का रूप रंग पहले से ही काफी भद्दा था, इसलिए इसका नाम और भी दबंग होना जरूरी था। इसके अलावा लिनमो इस नाम का इस्तेमाल खुद को लगातार यह याद दिलाने के लिए करना चाहता था कि वह एक पृथ्वीवासी है। तो अब आप पहले आराम करने के लिए पशुपालन स्थल पर वापस जाए और मैं आपके लिए कुछ खाना लेने जाता हूँ। ये कहते हुए लिनमो के एक विचार के साथ डेस्क पर मौजूद हरे कवच वाला कछुआ तुरंत ही पशु प्रबंधन स्थान के अंदर प्रकट हो गया। लिनमो की चेतना तुरंत उसके साथ अंदर चली गई। दरअसल यहाँ तक कि बिना उसकी चेतना के पशु वशीकरण क्षेत्र में प्रवेश किए भी वह अंदर शुवानवु की स्थिति को महसूस कर सकता था। लेकिन आखिरकार ये पहली बार था जब कोई पालतू जानवर पशु प्रबंधन स्थल में प्रवेश कर रहा था, इसलिए वह इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था। जैसे ही वह पशु वशीकरण क्षेत्र में दाखिल हुआ, जुवानवु एक पल के लिए स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया। फिर लगभग 10 सेकंड बाद लिनमो के मन में एक विचार आया, ये जगह इतनी खूबसूरत है, ये वास्तव में प्रजनन केंद्र से कहीं बेहतर है। तुरंत ही शुवानवु ने अपने चारों पैर फैलाए और द्वीप के किनारे के पास समुद्र क्षेत्र की ओर तेजी से रेंगने लगा। उसका प्रसन्न मिजाज रूप उस कछुए से बिल्कुल अलग था जिसे पहले जगाया नहीं जा सका था। लिनमो ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसकी चेतना वापस उसके शरीर में लौट आए और वह अकादमिक मामलों के कार्यालय की ओर चल पड़ा। स्कूल उन सभी छात्रों को 1 महीने का मुफ्त जानवरों का भोजन प्रदान करेगा जिन्हें पालतू जानवर मिलेगा। यह उन छात्रों के लिए एक संक्रमणकालीन अवधि के रूप में कार्य करता था जो अभी अभी प्रशिक्षु पशु स्वामी बने थे। इसलिए लिनमो को 1 महीने तक जुवानवु को खिलाने पिलाने की चिंता नहीं करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद सब कुछ उसी पर निर्भर करेगा। वह अकादमिक मामलों के कार्यालय में पहुंचे। कुछ सरल जानकारी भरने के बाद लिनमो को पूरे 100 पाउंड सूखी छोटी मछलियां मिलीं। ये सूखी छोटी मछलियां पृथ्वी पर पाई जाने वाली मछलियों से अलग थीं। ये पूरी तरह से हवा में सुखा गई जीवित मछलियों से बनी थीं। प्रत्येक मछली उंगली के आकार की थी, जिसमें सभी आंतरिक अंग और सब कुछ अभी भी अंदर मौजूद था, बिल्कुल प्रामाणिक। इसके अलावा इन 100 पाउंड में 16 प्रकार की मछलियां शामिल थीं, जिन्हें पालतू जानवर की विविध पोषण संबंधी जरूरतों को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए अनुपात में सख्ती से मिलाया गया था। एक इंसान का जीवन कछुए के जीवन से भी बदतर है। लिनमो आह भरे बिना नहीं रह सकी। इस दुनिया में आने के बाद से उन्हें अभी तक किसी के द्वारा उनके लिए भोजन तैयार किए जाने का सुख नहीं मिला था। सूखी छोटी मछली को पशु वश में करने के बाद लिनमो अंततः कक्षा की ओर चल पड़ा। प्रक्रिया के अनुसार कक्षा सलाहकार उन्हें पशुओं को वश में करने के लिए कुछ सावधानियों के बारे में व्याख्यान देंगे। हालांकि जैसे ही वह कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा, उसे किसी ने रोक लिया। क्लास ब्यूटी, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के नाम से भी जानी जाती है। लिनरोयू, लिनमो, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। लिनरोयू का स्वर बहुत ही कोमल था, ठीक वैसे ही जैसे उसकी प्रतिभा जागृत होने से पहले था। क्या तुम इसे यहाँ नहीं कह सकते? लिनमो ने पूछा। लिनरोयू के बोलते ही उसे कक्षा से हंसी उड़ाने की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। नहीं, लिनरोयू ने कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, मैं दूसरों को नहीं बता सकती। ठीक है, आगे चलो। लिनमो ने कक्षा की खिड़की से चिपके हुए लोगों की घनी भीड़ पर एक नज़र डाली और लाचारी से सिर हिलाया। चूंकि उसने इस तरह से बात कही थी, इसलिए उसके लिए मना करना मुश्किल था। लिनरोयू तुरंत मुड़ी और पास के एक खाली कक्षा कक्ष की ओर चल पड़ी। जब वह 4-5 मीटर चल चुकी थी, तब लिनमो आखिरकार उसके पीछे चलने के लिए आगे बढ़ी। आगे बढ़ो, लिनमो। लिनमो, हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पीछे से आ रही धीमी आवाज़ों ने उसे लगभग लड़खड़ाकर गिरने पर मजबूर कर दिया। वह मुड़ा और उन लोगों की ओर गुस्से से इशारा करते हुए तेजी से उनके पीछे चल दिया। खाली कक्षा के अंदर बिना कुछ कहे लिनरोयू ने तुरंत एक समनिंग फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया। जब आकृति का निर्माण पूरा हो गया तो उसके हाथों में सिर के आकार का हल्का नीला और खुरदरी सतह वाला एक अंडा प्रकट हुआ। लिनमो के चेहरे के भाव बदल गए। क्या यह उच्च योग्यता है? पालतू जानवर का अंडा, एक स्वर्ण मध्यवर्ती भूत बाघ। लिनरोयू ने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। मुझे दे दो। लिनमो की आंखें चौड़ी हो गईं। एक स्वर्ण मध्यवर्ती पालतू जानवर के अंडे का न्यूनतम बाजार मूल्य 5 मिलियन से अधिक था, और रैंक 5 के अंडे के लिए घोस्ट टाइगर जैसा क्रूर जानवर गोल्ड इंटरमीडिएट के साथ अगर योग्यता की बात करें तो इसकी कीमत निश्चित रूप से 10 मिलियन से अधिक होगी। स्कूल ने ये तुम्हारे लिए तैयार किया था, है ना? लिनमो ने पूछा। लिनरोयू ने सिर हिलाया। जब प्रधानाचार्य उसे पहले ले गए थे तो उसे यही देने के लिए ले गए थे। लिनमो ने अपनी जीभ चटकाई।
प्रजनन केंद्र में पालतू शावकों की बाजार में कीमत केवल कुछ दसियों हजार डॉलर है, लेकिन यहाँ कीमत 10 मिलियन से शुरू हुई। उच्च प्रतिभा होने के यही लाभ थे। उनकी प्रतिभा विशेष होने के कारण ही उन्हें पालतू जानवर की योग्यता की परवाह नहीं थी। अन्यथा भले ही उसे शोध के लिए टुकड़े टुकड़े किए जाने का खतरा होता, वह निश्चित रूप से प्रधानाचार्य को बता देता कि उसके पास दैवीय प्रतिभा है। अगर आप मुझे ये दे दें तो आप इसका इस्तेमाल किस लिए करेंगे? लिन मो ने पूछा। लिन रुयू ने कहा, मेरे परिवार ने मेरे लिए एक तैयार किया है। लिन रुयू के वाक्य का पूरा रूप ये होना चाहिए था, मेरे परिवार ने मेरे लिए इससे बेहतर व्यवस्था की है। लेकिन क्योंकि वह उसकी भावनाओं का ख्याल रख रही थी, इसलिए उसने आखिरी कुछ शब्द छोड़ दिए थे। तुम इसे मुझे क्यों देना चाहते हो? लिन मो ने अहम सवाल पूछा। लिन रुयू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। कोई कारण नहीं है, मैं बस इसे आपको देना चाहती हूँ। क्या ये ठीक नहीं है? इस प्रतिक्रिया पर लिन मो ने पलकें झपकाईं और लिन रुयू की ओर देखा। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? लिन रुयू की आंखों में घबराहट की एक स्पष्ट झलक दिखाई दी। हालांकि वह जल्दी ही शांत हो गई और फिर स्पष्ट रूप से सिर हिलाकर बोली, हाँ, मुझे तुम पसंद हो। फुफकार। लिन मो ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली। जब लिन रुयू ने उसे पालतू जानवर का अंडा भेंट किया था, तब की तुलना में उसका चेहरा और भी अधिक आश्चर्यचकित था। इस लड़की को वह लड़का सचमुच बहुत पसंद था। इस नज़रिए से देखें तो उसके सहपाठियों द्वारा लिन रुयू को लेकर उसे चिढ़ाना सिर्फ बेवजह की बात नहीं थी। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने फिर से पूछा, तुम्हें मुझमें क्या पसंद है? आप सुंदर हो, लिन मो। सत्य, मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही सुंदर हूं, लेकिन क्या इस तरह से कहना थोड़ा अपमानजनक नहीं है? क्या मुझमें सुंदर होने के अलावा कोई और गुण नहीं है? पफ। लिन रुयू अपनी हंसी नहीं रोक पाई। पल भर में खाली कक्षा खिले हुए फूलों से भर गई, मानो वसंत ऋतु आ गई हो। हालांकि लिन मो ने अपने पिछले जीवन में अनगिनत सुंदरियों को देखा था, फिर भी वह एक पल के लिए अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। ये कहना ही पड़ेगा कि यह लड़की वाकई दिखने में बेहद खूबसूरत थी। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे तुम में क्या पसंद है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। लिन रुयू ने नाक से कुर्री, मानो वह खुद भी इस बात से काफ़ी परेशान लग रही हो। लिन मो समझ सकती थी। धरती पर एक कविता थी, प्यार कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन ये हमेशा गहरा होता जाता है। कभी कभी किसी को पसंद करने का वास्तव में कोई कारण नहीं होता है, और अक्सर इस तरह की भावनाएं अन्य भावनाओं की तुलना में अधिक अविस्मरणीय होती हैं। अब क्या तुम इसे स्वीकार कर सकते हो? लिन रुयू ने अंडा फिर से लिन मो की ओर बढ़ाया। नहीं। लिन मो ने फिर भी अपना सिर हिलाया। क्यों? लिन रुयू हैरान थी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें कुछ दे रही हूँ, क्या ये सामान्य बात नहीं है? तुम मुझे इसलिए चीज़ें दे सकते हो क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। ऐसा करने से मैं एक नीच इंसान बन जाऊंगी, लिन मो ने कहा। लिन रुयू को कमीना शब्द का अर्थ पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन उसके पास पूछने का समय नहीं था। तो फिर इसे स्वीकार करने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो मैं इसे स्वीकार कर लेता, लिन मो ने कहा। इस समय लिन रुयू के मन में बस एक ही विचार था कि वह उसे अंडा दे दे। लिन मो की बातें सुनकर उसने अनजाने में कहा, तो फिर मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। लिन मो के होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या? अब जाकर लिन रुयू होश में आए। उसका कोमल चेहरा तुरंत चुकंदर की तरह लाल हो गया और वह सोचने लगी कि काश उसे कहीं छिपने की जगह मिल जाती। हे भगवान, उसने अभी क्या कहा? लिन मो चुपचाप लिन रुयू को शर्म से सिकुड़ते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान और गहरी होती चली गई। ये कहना ही पड़ेगा कि सुंदरता तो सुंदरता ही होती है, यहाँ तक कि उसके सिकुड़ने के तरीके में भी एक अनोखा आकर्षण था। इंतजार। काफी देर बाद लिन रुयू आखिरकार शांत हुई। उसने अचानक लिन मो की ओर देखा। तुमने अभी कहा कि तुम तैयार हो? लिन मो ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं हूँ। उसने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था क्योंकि उसे वास्तव में ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि लिन रुयू उसके साथ किसी भी तरह का अलग व्यवहार करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके मन में उसके बारे में अच्छी राय नहीं थी, क्योंकि यह लड़की वाकई बहुत अच्छी थी। उनकी खूबसूरती, कद-काठी और स्वभाव का तो जिक्र ही क्या। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी चुवाननिंग शहर में उच्च कोटि का था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने विशेषाधिकार प्राप्त वातावरण में पली बड़ी होने के बावजूद उसका व्यक्तित्व भटका नहीं था। वह न केवल सुशिक्षित, विनम्र और बुद्धिमान थी, बल्कि उनका दिमाग भी विशाल था और उनका दृष्टिकोण भी बहुत बड़ा था, और वह एक महान नेता की तरह व्यवहार करती थी। लिन रुयू जैसी लड़की को नापसंद करना वाकई बहुत मुश्किल था। इसके अलावा वह 18 साल का था, जो प्यार करने की उम्र होती है। अगर डेटिंग का मौका मिले तो वह क्यों न जाए? तो जल्दी से ले लो। लिन रुयू ने झटपट अंडा लिन मो के हाथों में थमा दिया, मानो उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो और वह बेहद खुश दिख रही थी।
लेकिन फिर जैसे ही उसे कुछ याद आया, उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। लिनमो ने तुरंत कारण का अनुमान लगा लिया। तुम कल जा रहे हो, है ना? लिन रोयू ने सिर हिलाया। कियुन को। लिनमो को आश्चर्य नहीं हुआ। चुवान, निंग शहर और कियान शहर दोनों ही किंग्युआन प्रांत के अंतर्गत आते थे। हालांकि चुवान निंग लगभग 2 मिलियन की आबादी वाला एक छोटा शहर था, जबकि कियान शहर किंग्युआन प्रांत की राजधानी था, जिसकी आबादी 8 मिलियन से अधिक थी। संसाधन भंडार हो या शैक्षिकी स्तर, दोनों ही मामलों में दोनों का स्तर बिल्कुल भी समान नहीं था। लिन रुयू को वहां निश्चित रूप से बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। उसने एक पल सोचा और पूछा, अगर तुम कियान जाओगे तो अंततः तुम किंग्युआन अकादमी जाओगे, है ना? लिन रोयू ने फिर सिर हिलाया। तो फिर तो यह आसान हो गया, लिनमो ने कहा। उन्नत पशु प्रशिक्षण अकादमियों के लिए राष्ट्रीय एकीकृत प्रवेश परीक्षा 3 महीने में है। मैं तब किंग्युआन अकादमी जाकर आपसे मिलूंगा। सचमुच? लिन रुयू का मनोबल बढ़ा, लेकिन फिर उसने चिंता से पूछा, क्या आपको पूरा भरोसा है कि आप किंग्युआन में दाखिला पालेंगे? ऐसा नहीं था कि वह लिनमो पर विश्वास नहीं करती थी। बात बस इतनी सी थी कि किंग्युआन अकादमी में प्रवेश पाना बहुत बहुत मुश्किल था। किंग्युआन अकादमी किंग्युआन प्रांत की सर्वश्रेष्ठ अकादमी थी और साथ ही हुआशिया की शीर्ष 30 अकादमियों में से एक थी। किंग्युआन अकादमी में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश परीक्षा में कम से कम पूरे प्रांत के शीर्ष 100 में अंक होना आवश्यक था। एफ ग्रेड टैलेंट वाले लिनमो के लिए यह आवश्यक था। बिल्कुल भी भरोसा नहीं, लिनमो ने सिर हिलाया। लेकिन अगर आप मेरी एक मदद कर दें तो ये पक्का हो जाएगा। लिन रुयू ने तुरंत कहा, मुझे बताओ जब तक मैं इसे कर सकती हूँ। लिनमो ने थोड़ी झिझक के साथ अपनी नाक रगड़ी। मुझे 2 मिलियन उधार दो, मैं 1 साल में ब्याज समेत लौटा दूंगा। उनकी मूल योजना धीरे धीरे पैसा कमाना और लगातार विकास करना थी। दिव्य श्रेणी की प्रतिभा के साथ जब तक वह कम उम्र में नहीं मरता, तब तक उसके शक्तिशाली बनने में केवल समय की आवश्यकता थी। लेकिन अगर उसे किंग्युआन में प्रवेश करना था तो उसकी पिछली योजना स्पष्ट रूप से काम नहीं करेगी, समय पर्याप्त नहीं था। इसलिए उसके पास केवल पैसे देकर जीतने की पद्धति का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। बेशक इसका मुख्य कारण यह था कि लिन रुयू एक अमीर लड़की थी और उसमें एक क्षमता थी। अन्यथा अगर वह जीतने के लिए पैसे भी देना चाहता तो भी उसके पास साधन नहीं होते। कोई बात नहीं, मुझे खाता संख्या दीजिए, मैं वापस आते ही आपको पैसे भेज दूंगी। लिन रुयू ने बिना किसी झिझक के सहमति जताई। तो चलिए चलते हैं। लिनमो ने कक्षा की ओर इशारा किया। इतने लंबे समय तक अकेले रहने के बाद कौन जाने कक्षा में बैठे लोग क्या क्या बातें बना रहे थे। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वह बहुत कठोर हृदय का था, लेकिन लिन रुयू निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर पाएगी। रुको, मेरा एक आखिरी सवाल है। लिन रुयू का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर लिनमो की ओर देखा। क्या अब हम आधिकारिक तौर पर प्रेमी प्रेमिका बन गए हैं? मैंने उस प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही लिनमो बोल रहा था, वह लिन रुयू के पास गया, धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और फिर अपना सिर झुकाकर उसके होठों को चूम लिया। लिन रुयू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका पहला चुंबन यूं ही गायब हो गया। फिर इससे पहले कि वह होश में आ पाती, लिनमो ने उसे छोड़ दिया और कहा, मेरे गृहनगर में इसे स्टैंपिंग कहते हैं। अब से तुम मेरी हो। लिनमो के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। कैसा लगा? क्या तुम इस जवाब से संतुष्ट हो, दोस्त? स्विश। लिन रुयू का पहले से ही लाल चेहरा अब इतना लाल हो गया था कि ऐसा लग रहा था मानो उससे खून टपकने लगेगा। हालांकि उसने फिर भी जल्दी से लिनमो के होठों पर एक चुंबन दिया। यह मेरी मुहर है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम भी मेरे हो। इतना कहकर उसने लिनमो को धक्का दिया, पीछे मुड़ी और भाग गई। लिनमो ने अपने होठों को छुआ, हल्की सी मुस्कान दी और भूत बाघ के अंडे को अपने पशु प्रबंधन स्थान में रख दिया। उसने अंडा इसलिए स्वीकार किया क्योंकि यह लिन रुयू की भावना थी। अगर वह इसे स्वीकार नहीं करता तो लड़की को निश्चित रूप से शांति नहीं मिलती। लेकिन चाहे वह 2 मिलियन का ऋण हो या यह अंडा, वह भविष्य में उसे अवश्य चुकाएगा। उसे अभी तक ग्रीन टर्टल मैन की उपाधि से निपटने का तरीका नहीं सूझा था। वह जिगोलो का लेबल लगने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कक्षा में वापसी। स्वाभाविक रूप से उसके सहपाठियों ने हंगामा शुरू कर दिया। कक्षा में प्रवेश करने से पहले लिन रुयू का चेहरा, जो आखिरकार सामान्य हो गया था, एक बार फिर लाल हो गया। दूसरी ओर लिनमो बेहद भावहीन थी और उसने इस बात को दिल पर बिल्कुल नहीं लिया। लिनमो, क्या तुमने कबूल किया? लिनमो के बैठते ही आसपास के सहपाठी उसके चारों ओर जमा हो गए। उनके चेहरे गपशप की आग से जल रहे थे। मैंने किया, लिनमो ने शांत भाव से कहा। लिन रुयू अब मेरी प्रेमिका है। छी, ये बात भूतों को बताओ। बिल्कुल सही, केवल एक मूर्ख ही तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा। ... भीड़ तुरंत तितर बितर हो गई। लिनमो ने कंधे उचका दिए। वास्तविकता अक्सर ऐसी ही होती थी, झूठ को आसानी से सच मान लिया जाता था, जबकि सच पर कोई विश्वास नहीं करता था।
फिर जैसे ही कक्षा शिक्षिका लीशू ने कक्षा में प्रवेश किया, कमरा पूरी तरह से शांत हो गया। आप सभी को अपनी पशु वशीकरण प्रतिभा को जागृत करने और अपने पालतू पशुओं को प्राप्त करने पर बधाई। लीशू पोडियम पर खड़ी होकर कक्षा का जायजा ले रही थी। मुझे 2 बातें घोषित करनी हैं। पहला कार्यक्रम 3 महीने बाद होने वाली राष्ट्रीय उन्नत पशुपालन अकादमी प्रवेश परीक्षा है। ये कहना कि यह परीक्षा आपका भविष्य तय करेगी थोड़ी अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि जीवन में कई रास्ते होते हैं और परीक्षा उनमें से सिर्फ एक है। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से बता सकता हूं कि यह परीक्षा सीधे तौर पर यह निर्धारित करेगी कि आपका भविष्य का जीवन एक उज्ज्वल और सुगम राजमार्ग होगा या कांटों से भरा एक ऊबड़-खाबड़ रास्ता। तो अगर आप अपने भविष्य को थोड़ा आसान बनाना चाहते हैं तो अगले 3 महीनों तक अपने पालतू जानवर की युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करें, क्योंकि यही आपके परीक्षा परिणामों को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। समझ गए? छात्रों ने एक स्वर में उत्तर दिया, समझ गए। अच्छा, लीशू ने सिर हिलाया। अब दूसरी बात, कल से F ग्रेड से ऊपर की प्रतिभा वाले उम्मीदवारों को सीधे एलीट क्लास को रिपोर्ट करना होगा। ये सुनकर सभी लोग सनलेई और अन्य लोगों को ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे। कुलीन वर्ग के लाभ असाधारण थे। पालतू जानवरों को न केवल मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, बल्कि हर महीने 50,000 युआन की अतिरिक्त संसाधन सब्सिडी भी दी जाएगी। चुवाननिंग जैसे छोटे शहर में एक औसत कर्मचारी का मासिक वेतन केवल लगभग 8,000 युआन था। 50,000 युआन प्रति माह एक सामान्य परिवार की 6 महीने की आय के बराबर था। आपको ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। लीशू ने आगे कहा, अगर F ग्रेड की प्रतिभा वाले लोग एलीट क्लास में शामिल होना चाहते हैं तो वे स्कूल द्वारा आयोजित क्लास ट्रांसफर चैलेंज में भाग ले सकते हैं। सफल होने पर आप एलीट क्लास में प्रवेश कर सकते हैं और इसके सदस्यों के समान लाभों का आनंद ले सकते हैं। ये सुनकर F ग्रेड की प्रतिभा वाले छात्र तुरंत उत्साहित हो गए। उनके लिए ये सचमुच एक काप मछली के लिए अजगर के द्वार को पार करने का एक सुनहरा अवसर था। हालांकि समूह जल्द ही फिर से शांत हो गया, क्योंकि यह बात तो सभी को पता थी कि यह चुनौती किसी भी तरह से आसान नहीं होगी। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। क्या आपके कोई सवाल हैं? अगर नहीं तो आज के लिए आप जा सकते हैं, लीशू ने ताली बजाते हुए पूछा। सभी छात्रों ने सिर हिलाया। लिनमो ने धीरे से अपना हाथ उठाया। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किंगयुआन अकादमी में प्रवेश पाने के लिए मुझे अपनी युद्ध क्षमता में कितना सुधार करने की आवश्यकता है। वह जानता था कि किंगयुआन में प्रवेश पाने के लिए प्रांत के शीर्ष 100 में होना आवश्यक था, लेकिन उसे यह स्पष्ट नहीं था कि वास्तव में उस स्तर का क्या अर्थ है। लीशू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और आश्चर्य से लिनमो की ओर देखा। तुम किंगयुआन में दाखिला लेना चाहते हो? लिनमो ने सिर हिलाया। फुफकार, ये देखकर आसपास बैठे सभी सहपाठी अवाक रह गए। एक घटिया प्रतिभा वाला व्यक्ति किंगयुआन में आवेदन करना चाहता है। क्या लिनमो पागल हो गया है? पागल नहीं, मुझे लगता है कि उसे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लिन ने उकसाया होगा। बात समझ में आती है। आखिरकार जो व्यक्ति कभी आपका पीछा करता था, उसका आपके स्तर से बहुत ऊपर हो जाना वाकई एक बड़ा झटका होता है। लेकिन फिर भी किंगयुआन से आवेदन करने के लिए क्या वास्तव में उसे इस तरह से यातना देना आवश्यक है? शायद वह खुद को साबित करना चाहता है। अफसोस, बेचारी लिनमो। ... सब लोग चुप रहो। लीशू ने उनकी फुसफुसाहट को शांत कराया और फिर लिन रुयू की ओर देखा, जिसका चेहरा अपनी सीट पर थोड़ा लाल हो गया था। उसने लिनमो और लिन रुयू से जुड़े डबल लिन सीपी के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था। उसके अवलोकन के अनुसार उनकी दैनिक बातचीत सामान्य सहपाठियों जैसी ही थी। लेकिन लिनमो की इस हरकत को देखकर वह सोचने पर मजबूर हो गई। हालांकि स्नातक की पढ़ाई पूरी होने के इस पड़ाव पर अगर उनके बीच कुछ भी होता तो वह दखल नहीं देती। इसके अलावा किसी छात्र का प्यार के लिए पागल हो जाने की इच्छा रखना जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। अगर वास्तव में कोई बड़ा उलटफेर होता है तो इससे उसे, लिनमो और स्कूल को काफ़ी फायदा होगा। लीशू ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर मुझे सही याद है तो पिछले साल किंगयुआन अकादमी में दाखिला लेने वाले आखिरी व्यक्ति के पास एक पालतू जानवर था जो शिशु अवस्था के 6ठे चरण में पहुंच चुका था और उसकी कौशल निपुणता प्रवीण स्तर तक पहुंच चुकी थी। वूश! इस बयान से छात्रों के बीच एक बार फिर हलचल मच गई। हे भगवान, शिशु अवस्था का 6ठा चरण! क्या उन्होंने इसे उत्प्रेरक खिलाए थे? इससे भी ज़्यादा डरावनी बात है कौशल में महारत हासिल करना, है ना? निपुणता! चाहे आप 3 महीने तक दिन रात अभ्यास करें, फिर भी शायद आप उस स्तर तक न पहुंच पाएं। साथियों, मुख्य मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करो। ये तो पिछले साल किंगयुआन अकादमी में दाखिला लेने वाला आखिरी व्यक्ति था। सोचो शीर्ष रैंकिंग पर रहने वाले कितने शक्तिशाली होंगे। अरे बाप रे, इसके बारे में सोचना कितना डरावना है। हम जैसे लोगों को तो चुपचाप निचले दर्जे की अकादमियों में ही आवेदन कर देना चाहिए। हाँ, किंगयुआन अकादमी तो सिर्फ सपनों में ही देखी जा सकती है।
इन चर्चाओं को सुनकर लिन रुयू ने चिंता भरी नज़रों से लिन मो की ओर देखा। जब लिन मो ने पहले कहा था कि वह किंगयुआन अकादमी में आवेदन करना चाहता है तो उसने उत्साह में आकर तुरंत सहमति दे दी थी। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि कठिनाई का स्तर वाकई थोड़ा ज़्यादा था। हालांकि वह वास्तव में चाहती थी कि लिन मो को किंगयुआन में दाखिला मिल जाए, लेकिन वह उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहती थी। लीशु की बातें सुनकर लिन मो ने भी आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। कुछ नियमों के कारण इस दुनिया में हर कोई 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही अपनी पशु वशीकरण प्रतिभा को जागृत कर सकता है। इसका मतलब ये था कि सभी के लिए अपनी पशु वशीकरण प्रतिभा को जागृत करने से लेकर राष्ट्रीय एकीकृत परीक्षा देने तक केवल 3 महीने का समय था। 3 महीनों में नवप्राप्त पालतू जानवर को शिशु अवस्था के छठे चरण तक पालना पोसना, साथ ही पालतू जानवर की कौशल निपुणता को निपुण स्तर तक बढ़ाना। ये वाकई थोड़ा डरावना था। सामान्य तौर पर पेड बीस्ट के जिन छात्रों को अभी शिक्षा मिली है वे शिशु अवस्था के पहले चरण में हैं। दूसरे शब्दों में, किसी पालतू जानवर को शिशु अवस्था के छठे चरण तक पालने का मतलब था 3 महीनों के भीतर उसकी रैंक को 5 स्तर तक बढ़ाना। ये गति निस्संदेह बहुत तेज थी। फिर पालतू जानवर की कौशल निपुणता की बात आए। निम्न से उच्च की ओर इसे 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: प्रवेश स्तर, प्रवीण, निपुणता, परिपूर्ण और उत्कृष्ट। पालतू जानवरों में जन्मजात कौशल होते हैं, लेकिन चूंकि वे सभी नवजात होते हैं इसलिए उनमें निपुणता का स्तर अत्यंत निम्न होता है। ध्यान दें कि अत्यंत निम्न का अर्थ केवल कौशल को प्रकट करने में सक्षम होना है। इसे प्रवेश स्तर के रूप में भी नहीं गिना जाता है। कौशल में निपुणता हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है, और किसी कौशल को प्रारंभिक स्तर से निपुण स्तर तक ले जाने के लिए हजारों अभ्यास सत्रों के बिना यह संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें काफ़ी समय लगा। यही कारण था कि लीशु की बातें सुनकर सभी लोग इतने हैरान रह गए थे, क्योंकि शिशु अवस्था के छठे चरण तक पहुंचने और निपुण कौशल में महारत हासिल करने दोनों में काफ़ी समय लगता था। फिर भी उस व्यक्ति ने 3 महीने के भीतर ही दोनों काम कर लिए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा परिणाम पिछले साल किंगयुआन अकादमी में प्रवेश पाने वाले अंतिम व्यक्ति के लिए ही था। ऐसा लगता है कि किंगयुआन में आवेदन करना मेरी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल है। लिन मो ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। उसने शुरू में सोचा था कि ईश्वर स्तरीय पशु वशीकरण स्थान और कुछ खर्च के साथ किंगयुआन अकादमी में प्रवेश पाना निश्चित रूप से बहुत आसान होगा, लेकिन अब स्थिति को देखते हुए शायद उन्हें थोड़ा और गंभीर होना पड़ेगा। भाई मो, क्या आप वाकई किंगयुआन अकादमी के प्रवेश परीक्षा में बैठने की योजना बना रहे हैं? घर लौटते समय सन लेई ने पूछा। हाँ, लिन मो ने सिर हिलाया। तो मैं भी किंगयुआन जाऊंगी, सन लेई ने तुरंत कहा। उसकी प्रतिभा डी ग्रेड की थी, हालांकि उसे लिन रुयू के समान स्तर का व्यवहार नहीं मिल पाता था, फिर भी किंगयुआन में प्रवेश पाना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। अच्छा, तो चलो साथ में किंगयुआन चलते हैं। लिन मो हंसी। वैसे मुझे अभी तक पूछने का मौका नहीं मिला, आपकी प्रतिभा क्या है? आपकी योग्यता क्या है? स्कूल ने तुम्हें कौन सा पालतू जानवर दिया था? मेरी प्रतिभा शक्ति प्रवर्धन है और मेरा पालतू जानवर एक सिल्वर इंटरमीडिएट है, लोहे के पंजे वाला भालू, सन लेई ने कहा। लिन मो ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। आयरन क्लॉ बियर एक विशिष्ट शक्ति प्रकार का क्रूर जानवर है और यह आपकी प्रतिभा के साथ बहुत अच्छी तरह मेल खाता है। भाई मो, आपका क्या ख्याल है? आपका पालतू जानवर कौन सा है? सन लेई ने पूछा। लिन मो, अगर तुमने ये सवाल नहीं पूछा होता तो हम अब भी अच्छे भाई होते। लेकिन अंत में उसने सन लेई को हरे कवच वाले कछुए के बारे में बता ही दिया। दूसरे लोग शायद इस बात पर उसका मजाक उड़ाएं, लेकिन सन लेई ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। सन लेई कुछ पल चुप रहा। भाई मो, मैं आपको अपना आयरन क्लॉ बियर दे दूं तो कैसा रहेगा? संयोग से मुझे अभी तक ये बीमारी नहीं हुई है। ये कैसी बकवास कर रहे हो? लिन मो ने सन लेई के सिर पर एक थप्पड़ मारा। मेरे पास कोई शक्ति प्रकार की प्रतिभा नहीं है, तुम्हारे आयरन क्लॉ बियर से मुझे क्या फ़ायदा होगा? भाई मो, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी प्रतिभा का स्तर वैसे भी ऊंचा है, इसलिए मेरे पालतू जानवर की योग्यता थोड़ी कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सन लेई ने कहा। लेकिन तुम, जिसकी प्रतिभा का स्तर F है और ऊपर से एक हरा कवच वाला कछुआ भी रख लो तो तब हालात को पलटने का सचमुच कोई रास्ता नहीं बचेगा। बात बस इतनी थी कि वह उन शब्दों को कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लिन मो मुस्कुराए। क्या अब मेरी प्रथम श्रेणी की प्रतिभा को कम आंक रहे हो? सन लेई तुरंत चिंतित हो गई। भाई मो, आप जानते हैं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं भला आपको कैसे नीचा दिखा सकती हूँ? ठीक है, मुझे समझ आ गया। लिन मो ने सन लेई के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। देखो ये क्या है? एक विचार के साथ पालतू जानवर का अंडा लिन रुयू ने उसे जो दिया था वह उसके हाथ में प्रकट हुआ। उच्च योग्यता पालतू जानवर का अंडा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्या स्कूल की खूबसूरत लड़की लिन ने तुम्हें दिया था? सन लेई दंग रह गई, फिर उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी।
लिनमो ने सिर हिलाया। तो मेरी चिंता मत करो, घर पहुंचते ही जल्दी से अपने आयरन क्लॉ बेयर से संपर्क कर लो। ठीक है, सन लेई ने मुस्कुराते हुए कहा। वह वास्तव में लिनमो के लिए बहुत खुश थी। फिर उसने शरारत भरी निगाहों से लिनमो की ओर देखा। भाई मो, तो फिर तुम और स्कूल की खूबसूरत लड़की लिन। लिनमो ने आंखें घुमाईं। कौन सी स्कूल ब्यूटी लिन? अब से उसे भाभी कहो। अरे वाह, सन लेई प्रशंसा से भर उठी। भाईमो सचमुच भाईमो हैं। कमाल है। डॉट डॉट डॉट। वापस घर। उसके माता पिता का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। लिनमो ने इस मौके का फायदा उठाते हुए घोस्ट टाइगर का अंडा निकाला और अनुबंध शुरू किया। सामान्य तौर पर जो व्यक्ति अभी अभी अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर बना है, वह दूसरा पालतू जानवर नहीं रख सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक प्रशिक्षु पशु प्रशिक्षक का पशु वशीकरण क्षेत्र पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं है और पालतू पशुओं पर उनका बंधन बल अपर्याप्त है। यदि कोई व्यक्ति एक ही समय में कई पालतू जानवरों को अनुबंधित करता है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कोई पालतू जानवर अनुबंध से मुक्त हो जाए। हालांकि लिनमो अलग थी। उसका पशुपालन करने का स्थान न केवल पर्याप्त बड़ा था बल्कि पूरी तरह से स्थिर भी था। तो सैद्धांतिक रूप से कहें तो वर्तमान लिनमो कई पालतू जानवरों को अनुबंधित कर सकती है। बेशक इसके लिए पूर्व शर्त ये थी कि वह उनका पालन पोषण करने में सक्षम हो। कुछ क्षण बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एरे अंडे के छिलके में समा गया, हल्के नीले अंडे पर तुरंत दरारें दिखाई देने लगीं। फिर बर्फीले नीले रंग के फर, काली धारियों और हल्के पारदर्शी रूप वाला एक हथेली के आकार का छोटा बाघ खोल से बाहर निकला। नाम भूत बाघ। विशेषता जल योग्यता गोल्ड इंटरमीडिएट। प्रतिभा कौशल स्टील थ उन्नत, वाटर ब्लेड उन्नत। विकास क्रम शिशु अवस्था स्तर 1। ये जानकारी लिनमो की स्मृति से नहीं आई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने भूत बाघ के साथ एक मानसिक संबंध स्थापित कर लिया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था। स्वर्ण श्रेणी की योग्यता से यही अपेक्षा की जाती है। पालतू जानवर, इसमें जन्म से ही 2 उन्नत कौशल मौजूद होते हैं। लिनमो कुछ भावुक महसूस कर रही थी। ग्रीन आर्मर टर्टल के टर्टल शेल निम्न श्रेणी की तुलना में इस घोस्ट टाइगर के शुरुआती आंकड़े बहुत ही उत्कृष्ट थे। उसी समय उन्हें एक बार फिर अपने शरीर और आत्मा के मजबूत होने का एहसास हुआ। इसके अलावा मजबूती का स्तर ग्रीन आर्मर टर्टल द्वारा प्रदान की गई मजबूती से भी कहीं अधिक था। यही कारण था कि सभी बीस्टमास्टर उच्च योग्यता वाले लोगों को अनुबंधित करना चाहते थे। पालतू जानवर। उच्च योग्यता पालतू जानवरों में न केवल अधिक युद्ध शक्ति और उच्च विकास क्षमता होती है, बल्कि वे बीस्टमास्टर को जो प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं वह भी अधिक सशक्त होती है। गर्जन। जैसे ही वह छोटा जीव बाहर आया, उसने एक हल्की सी दहाड़ मारी। लिनमो को इसका अर्थ तुरंत समझ आ गया। मुझे बहुत भूख लगी है। लिनमो, मुझे भी भूख लग रही है। ये सोचकर कि हर सुबह वह 2 भूखे पालतू जानवरों को मुंह खोले भोजन की प्रतीक्षा करते हुए देखकर जागता था, उसका सिर दर्द करने लगा। पैसे कमाएं। उसे पैसे कमाने का कोई न कोई तरीका ढूंढना ही था। डिंगलिंग। तभी एक टेक्स्ट नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनाई दी। लिनमो ने अपना फ़ोन निकाला और उस पर एक नज़र डाली। आपके खाते जिसका अंक 6505 पर समाप्त होता है में 3000,000.00 युआन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान शेष राशि 3001,864.52 युआन। उस अमीर लड़की द्वारा उसे उधार दिए गए पैसे आ चुके थे। इसके साथ ही एक संदेश भी था। अगर आपको किंगयुआन में दाखिला नहीं भी मिलता है तो भी आप मेरे खास आदमी हैं। ज़्यादा दबाव महसूस मत करो। लिनमो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उसे पहले कभी यह बात कैसे पता नहीं चली कि लिन रुयू का एक प्यारा सा पहलू भी है। और उसने 20 लाख मांगे और उसने 30 लाख भेज दिए। उसकी यह प्रेमिका वाकई आम अमीरों की श्रेणी में नहीं आती थी। उसने लिन रुयू को जवाब दिया, चिंता मत करो, ये सिर्फ किंगयुआन है, मैंने इसे संभाल लिया है। फिर लिनमो ने भूत बाघ की ओर देखा। अब से तुम्हारा नाम सफ़ेद बाघ होगा, लेकिन गलतफहमी से बचने के लिए मैं तुम्हें आमतौर पर शियाओ बाई कहकर बुलाऊंगी। अब थोड़ी देर के लिए उस पशु प्रबंधन क्षेत्र में जाकर रहो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाता हूँ। एक विचार के साथ उसने जियाओ बाई को पशु वशीकरण स्थान में स्थानांतरित कर दिया। पहली बार पशु वशीकरण क्षेत्र में प्रवेश करते ही जियाओ बाई की प्रतिक्रिया भी पहले जुवानवू जैसी ही थी। वह स्तब्ध रह गया। हालांकि 10 सेकंड से अधिक समय तक अचंभित रहे जुवानवू की तुलना में जियाओ बाई की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से तेज थी और वह केवल 3 सेकंड के बाद ही होश में आ गए। फिर उस छोटे से जीव ने खुशी से चिल्लाया और द्वीप पर स्थित जंगल में खेलने के लिए दौड़ पड़ा। ये कहना ही होगा कि अन्य बीस्टमास्टर्स के कोहरे से घिरे खाली कमरों की तुलना में लिनमो का पशु प्रबंधन स्थल वास्तव में एक स्वर्ग था। कम से कम अन्य प्रशिक्षु पशु प्रशिक्षकों के लिए इस स्तर पर अपने पालतू जानवरों को पशु प्रबंधन स्थान में मौज मस्ती करने देना असंभव होगा। इसके बाद लिनमो ने जुवानवू की स्थिति का जायजा लिया। उसने पाया कि पेट भर खाने पीने के बाद वह प्राणी वास्तव में वापस सो गया था। फिलहाल उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया।
ग्रीन आर्मर टर्टल की स्थानिक विशेषताओं को प्रभावी होने से पहले विकसित होने में काफ़ी समय लगेगा और उसे 3 महीने के भीतर परीक्षा देनी थी। इसलिए अगले कुछ समय के लिए उनका ध्यान शियाओ बाई के पालन पोषण पर केंद्रित होगा। जियाओ बाई के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए अगर उसे ठीक से पाला पोसा जाए तो किंगयुआन अकादमी उसकी पहुंच में होनी चाहिए। ये सोचकर उसने झटपट अपने कपड़े बदले, सन लेई को फ़ोन किया और सीधे ग्रेट शिया मॉल की ओर चल दिया। ग्रेट शिया ग्रुप हुआशिया के खुदरा उद्योग में एक अग्रणी उद्यम था, जिसके मॉल लगभग हर उस शहर में थे जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक थी। भाई मो, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने सामने खड़ी थोड़ी आलीशान इमारत को देखकर सन लेई थोड़ा असमंजस में पड़ गया। ये जगह उन जैसे 2 गरीब छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं थी। यहाँ आने का मकसद तो जाहिर तौर पर पैसा खर्च करना ही है। लिनमो ने सन लेई को खींचा और अंदर की ओर चल पड़ी। एक विशाल और व्यापक शॉपिंग मॉल के रूप में ग्रेट शिया मॉल में दैनिक आवश्यकताओं के अलावा सबसे अधिक बिकने वाली वस्तुएं पशुपालन से संबंधित हैं। इस बार लिनमो का उद्देश्य स्पष्ट था, भूत बाघ के लिए भोजन खरीदना। थोड़ी पूछताछ के बाद दोनों सीधे चौथी मंजिल पर चले गए, जो पालतू जानवरों के भोजन में विशेषज्ञता रखती थी। महोदय, आपको किस प्रकार के पालतू पशुओं का भोजन चाहिए? हमारे पास यहाँ सभी कीमतों और स्तरों पर पशुओं का भोजन उपलब्ध है। जैसे ही वे दोनों चौथी मंजिल पर पहुंचे, एक रिसेप्शनिस्ट उनका स्वागत करने के लिए ऊपर आ गई। क्या आपके पास आयरन क्लॉ बेयर के लिए खाना है? लिनमो ने पूछा। जी हाँ, हमारे पास 4 प्रकार हैं। आपको कौन सा चाहिए? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। मुझे उनके बारे में बताओ, लिनमो ने कहा। उसे वास्तव में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। पहला है बेसिक वर्जन, जो केवल पालतू जानवर की दैनिक पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करता है। दूसरा है पौष्टिक संस्करण, जो पहले का उन्नत संस्करण है, जो पालतू जानवर को सामान्य विकास गति से 1.2 गुना अधिक गति तक पहुंचने की अनुमति देता है। तीसरा डिलक्स वर्जन है, जो विकास की गति को 1.4 गुना तक बढ़ा सकता है। चौथा संस्करण प्लेटिनम संस्करण है, जो विकास की गति को 1.6 गुना तक बढ़ा सकता है। बेशक, चारों प्रकार के खाद्य पदार्थों की कीमतें भी अलग अलग हैं। लिनमो ने एक पल सोचा और पूछा, क्या इस तरह के विकास को गति देने वाले भोजन का पालतू जानवर पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? विकास को गति देना अच्छी बात है, लेकिन अगर इसका मतलब पौधों को बढ़ने में मदद करने के लिए उन्हें उखाड़ना है, तो यह फायदे से ज़्यादा नुकसानदायक होगा। आप इस बात को लेकर निश्चिंत रह सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। बीस्ट मास्टर और पेट बीस्ट देश की ताकत के आधार स्तंभ हैं, इसलिए हमारा हुआशिया पेट बीस्ट के खाद्य सुरक्षा को बेहद गंभीरता से लेता है। बाजार में बिकने वाले सभी पेट बीस्ट फूड को सूचीबद्ध किए जाने से पहले बीस्ट मास्टर एसोसिएशन द्वारा कड़ी जांच से गुजरना पड़ता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि यह सुरक्षित है और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं हैं। लिनमो ने सिर हिलाया और पूछा, प्लेटिनम वर्जन की कीमत क्या है? रिसेप्शनिस्ट की आंखों में हल्की सी चमक आए और उसने कहा, हमारे पेट बीस्ट फूड की बिक्री मासिक आधार पर होती है। प्लेटिनम वर्जन की 1 महीने की सप्लाई 100,000 रुपये की है। हालांकि मॉल में फिलहाल एक प्रमोशन चल रहा है। अगर आप एक साथ 3 महीने की आपूर्ति खरीदते हैं तो हम आपको 20% की छूट दे सकते हैं, जिससे कुल कीमत 240,000 हो जाएगी। लिनमो ने फिर पूछा, आपके पास भूत बाघों के लिए भी खाना होना चाहिए, है ना? जी हाँ, रिसेप्शनिस्ट की आंखें और भी चमक उठीं। हालांकि घोस्ट टाइगर का रैंक ऊंचा है और इसका भोजन तैयार करना अधिक कठिन है। इसलिए इसके केवल 3 प्रकार हैं, बेसिक वर्जन जो विकास को गति नहीं देता, अपग्रेडेड वर्जन जो इसे 1.2 गुना गति देता है, और डीलक्स वर्जन जो इसे 1.4 गुना गति देता है। लिनमो ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, अधिकतम तो सिर्फ 1.4 गुना है। जी सर, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। पालतू जानवर जितना उन्नत होगा, उसकी वृद्धि को गति देना उतना ही कठिन होगा। भूत बाघ जैसे पालतू जानवर के लिए वर्तमान सीमा 1.4 गुना है। लिनमो ने सिर हिलाया। उन्हें धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि उनकी तेज गति से विकास कितनी प्रभावशाली थी। उसने पूछा, डीलक्स वर्जन की कीमत कितनी है? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, 1 महीने की आपूर्ति 200,000 की है। यदि आप एक साथ 3 महीने की आपूर्ति खरीदते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी, जिससे ये 540,000 हो जाएगी। लिनमो के होंठ फड़कने लगे। न केवल कीमत अधिक थी, बल्कि छूट भी कम थी। उच्च योग्यता वाले पालतू जानवर वास्तव में पैसे उड़ाने वाले तेज हथियार हैं। उसने एक पल सोचा और फिर पूछा, आपके पास ग्रीन आर्मर टर्टल के लिए भी खाना होना चाहिए, है ना? जी, ग्रीन आर्मर टर्टल। रिसेप्शनिस्ट ने लगभग समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी। पहले लिनमो ने आयरन क्लॉ बेयर के बारे में पूछा, फिर घोस्ट टाइगर के बारे में। अचानक ग्रीन आर्मर टर्टल में बदलना एक बहुत बड़ा बदलाव था। लिनमो, भले ही वह ग्रीन आर्मर टर्टल हो, आपको इस तरह प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है ना? लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। हाँ, ग्रीन आर्मर टर्टल।
रिसेप्शनिस्ट को भी एहसास हुआ कि उसकी प्रतिक्रिया कुछ हद तक अनुचित थी और उसने तुरंत कहा, हमारे पास ग्रीन आर्मर टर्टल के लिए 6 प्रकार के भोजन हैं। बेसिक वर्जन के अलावा बाकी 5 विकास को गति दे सकते हैं, जिनमें से सबसे शक्तिशाली भोजन विकास को 2 गुना तक तेज कर सकता है। 2 गुना वाले संस्करण की कीमत क्या है? लिन मो ने पूछा। प्रति माह 60,000 रुपये। यदि आप एक साथ 3 महीने का प्लान खरीदते हैं तो आपको 20% की छूट भी मिल सकती है, जिससे ये 144,000 रुपये हो जाएगा, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। ठीक है, मुझे उन तीनों प्रकारों की 3-3 महीने की आपूर्ति दे दो जिनके बारे में मैंने अभी पूछा था, लिन मो ने कहा। 1 मिनट रुको, सन लेई ने झट से लिन मो को रोका। भाई मो, मेरे पास स्कूल द्वारा दिया गया खाना है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसने सोचा था कि लिन मो सिर्फ पूछ रहा है और वास्तव में इसे खरीदेगा नहीं, अन्यथा वह उसे बहुत पहले ही रोक देता। लिन मो ने सन लेई को शांत रहने का इशारा किया और फिर रिसेप्शनिस्ट की ओर देखकर कहा, पहले जाकर सामान तैयार करो। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाकर पूछा, क्या आप इन्हें अपने साथ ले जाएंगे या हम इन्हें आपके दरवाजे तक पहुंचा दें? हम उन्हें अपने साथ ले जाएंगे, लिन मो ने कहा। ठीक है। रिसेप्शनिस्ट सामान तैयार करने के लिए मुड़ गई। फिर लिन मो ने सन लेई की ओर देखा। क्या आपको लगता है कि अगले 3 महीने हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं? भाई मो, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन ये तो बहुत महंगा है ना? लिन मो ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। बचपन से साथ पले बड़े होने के कारण वह अच्छी तरह जानता था कि सन लेई क्या सोच रहा है। दोनों ही साधारण परिवारों से थे। लगभग 10 लाख का यह एकमुश्त खर्च सन लेई के लिए स्वीकार करना वाकई मुश्किल था। खुद समेत, अगर वह पृथ्वी पर दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चे न होते तो शायद इतने बड़े खर्च को देखकर उन्हें झटका लगता। लेईजी, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। लिन मो ने सन लेई की ओर देखा। क्या भाईचारे के रूप में हमारा भविष्य अधिक महत्वपूर्ण है या ये 10 लाख अधिक महत्वपूर्ण है? मैं ये समझता हूँ, लेकिन बहस करना बंद करो, लिन मो ने उसे फिर से टोका। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे ऋणी हो तो बस मेहनत करो। जब तुम भविष्य में सफल हो जाओगे तब मुझे चुका देना। तभी सुन लेई ने बोलना बंद किया। दरअसल वह ये भी जानता था कि लिन मो का दृष्टिकोण सही था, क्योंकि स्कूल द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला भोजन पालतू जानवरों की केवल सबसे बुनियादी पोषण संबंधी जरूरतों को ही पूरा कर सकता था और लिन मो द्वारा खरीदे जा रहे भोजन से उसकी तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। यही एक कारण था कि हर कोई कुलीन वर्ग से ईर्ष्या करता था। अभिजात वर्ग द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त संसाधन सब्सिडी इस क्षेत्र में कुछ हद तक अंतर को पाट सकती है। सन लेई एक पल के लिए हिचकिचाई और बोली, भाई मो, मेरा एक और सवाल है। लिन मो ने उसकी तरफ देखा। तुम पूछना चाहते हो कि ये पैसा कहाँ से आया, है ना? सन लेई ने जोर से सिर हिलाया। इतनी बड़ी रकम, ये तो भूल ही जाए कि वह और लिन मो इसे वहन नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि उनके माता पिता भी इसे पेश नहीं कर पाएंगे। लिन मो मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल वही जो तुम सोच रही हो। ये वास्तव में स्कूल की ब्यूटी क्वीन लिन ने दिया था। सन लेई की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और फिर उसने घबराकर कहा, भाई मो, भले ही आप प्रेमी प्रेमिका हों, लेकिन इस तरह उसका पैसा खर्च करना सही नहीं है ना? क्या ये सिर्फ एक औरत पर निर्भर रहना नहीं है? चिंता मत करो, मैंने उधार लिया है, मैं उसे बाद में ब्याज समेत लौटा दूंगी, लिन मो ने कहा। सन लेई ने आखिरकार राहत की सांस ली। मुझे पता था, तुम बिल्कुल भी उस तरह के नर्म दिल इंसान नहीं हो, लिन मो। दरअसल मैं वास्तव में ऐसा बनना चाहूँगा, लेकिन मेरा आत्मसम्मान इसकी इजाज़त नहीं देता। घर लौट रहे। उसके माता पिता पहले ही लौट चुके थे और उन्होंने सुगंधित भोजन तैयार कर लिया था। तीनों सदस्यों के परिवार ने एक साथ सौहार्दपूर्ण भोजन का आनंद लिया। रात के खाने के दौरान उसके माता पिता ने लिन मो से उसकी प्रतिभा के जागरण के बारे में पूछा। जब दोनों को पता चला कि लिन मो ने एफ ग्रेड प्रतिभा को जागृत कर लिया है तो वे थोड़े निराश तो हुए, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वे यह बात अच्छी तरह जानते थे कि प्रतिभा ऐसी चीज़ है जिसे जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इस दुनिया में अधिकांश लोग एफ ग्रेड प्रतिभाओं से ग्रस्त हैं। जैसा कि लिन मो की सहपाठी ने कहा था, अच्छे अंक मिलना अपवाद था, जबकि फेल होना सामान्य बात थी। दरअसल जहां तक उसकी प्रतिभा के स्तर की बात है, ऐसा नहीं था कि लिन मो जानबूझकर इसे छिपा रहा था। अंततः वही 2 कारण सामने आए, इसे समझाना असंभव था और इसे साबित करना असंभव था। इसलिए वह केवल इतना ही कह सका कि वह एफ ग्रेड का छात्र था। अगली सुबह एक विशेष उतार चढ़ाव के कारण लिन मो अपने सपनों से जाग गया। उसके चेहरे के भावों में बदलाव के साथ ही उसकी चेतना तुरंत उसके पशु वशीकरण के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। फिर उसने जुबान वू को देखा, जो एक चट्टान पर सो रहा था और हल्की सफ़ेद रोशनी की परत से घिरा हुआ था। सफ़ेद रोशनी लगभग 30 सेकंड तक रही, उसके बाद वह गायब हो गई। ग्रीन आर्मर टर्टल, जो मूल रूप से केवल एक वॉशबेसिन के आकार का था, अब पहले से पूरे एक वृत्त जितना बड़ा हो गया था और लगभग एक छोटे चक्की के पत्थर जैसा दिखता था। यह एक अपग्रेड है,
लिनमो बेहद खुश थी। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके जुवानवू की वर्तमान स्थिति की जांच की। नाम, हरा कवच कछुआ। विशेषता, स्पेस तत्व। योग्यता, कांस्य निम्न श्रेणी। जन्मजात कौशल, कछुए का कवच निम्न श्रेणी आंतरिक अंतरिक्ष अति उत्कृष्ट। विकास स्तर, शिशु अवस्था चरण 2। किसी पालतू जानवर की स्थिति की जांच करने के लिए आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करना एक ऐसी क्षमता थी जो किसी जानवर के स्वामी द्वारा पालतू जानवर के साथ अनुबंध करने के बाद ही प्राप्त होती थी। इसके माध्यम से एक बीस्ट मास्टर अपने पालतू जानवर में होने वाले परिवर्तनों पर हर समय नजर रख सकता था। इसका स्तर तो बढ़ा ही है, इसने एक नया कौशल भी जागृत कर दिया है। लिनमो की आंखों में सदमे के भाव साफ झलक रहे थे। सामान्य तौर पर किसी पालतू जानवर को शिशु अवस्था चरण 1 से चरण 2 तक पहुंचने में कम से कम 1 महीना लगता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस अवस्था को आमतौर पर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन जुवानवू को उसके साथ केवल 1 दिन के लिए अनुबंधित किया गया था, नहीं, सटीक रूप से कहें तो केवल आधे दिन के लिए, और वास्तव में यह अनुबंध काफी उन्नत हो गया था। ये रफ्तार वाकई थोड़ी डरावनी थी। बेशक एक और संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता था कि जुवानवू पहले ही प्रजनन केंद्र में 29 दिन बिता चुका था और उसके साथ अनुबंध करने के 1 दिन बाद ही संयोगवश उसका स्तर बढ़ गया हो। लेकिन चाहे ऐसा हो या ना हो, लिनमो को इस बात की चिंता अभी नहीं थी। इस समय लिनमो के लिए जो बात अधिक मायने रखती थी वह ये थी कि लेवल अप करने के बाद जुवानवू ने वास्तव में एक नया जन्मजात कौशल इन स्पेस सुपर जागृत कर लिया था। यह वैज्ञानिक नहीं है, लिनमो ने काफी देर बाद किसी तरह ये वाक्य बोल पाया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अंतरिक्ष तत्व के लिए किसी पालतू जानवर में अंतरिक्ष तत्व कौशल को जागृत करने के लिए उसकी ताकत कम से कम रैंक 6 या उससे अधिक होनी चाहिए और उसकी योग्यता प्लेटिनम से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन मौजूदा स्थिति ये थी कि जुवानवू, जो केवल शिशु अवस्था के दूसरे चरण में था, जिसकी शक्ति पहले रैंक तक भी नहीं पहुंची थी और जिसकी योग्यता केवल कांस्य निम्न श्रेणी की थी, उसने वास्तव में एक अंतरिक्ष तत्व कौशल को जागृत कर लिया था। और ये तो एक सुपर स्किल थी। ये बात वास्तव में लिनमो की समझ से परे थी। ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसने पशुओं को वश में करने के उस व्यवस्थित ज्ञान को चकनाचूर कर दिया था जो उसने इतने वर्षों में सीखा था। क्या ये ईश्वर स्तरीय पशु वशीकरण स्थान की बदौलत भी हो सकता है? काफी सोच विचार करने के बाद लिनमो के पास केवल यही एक स्पष्टीकरण था। यही एकमात्र स्पष्टीकरण भी था। ऐसा लगता है कि मेरा ईश्वर स्तरीय पशु वशीकरण क्षेत्र सतह पर जितना सरल दिखता है उससे कहीं अधिक जटिल है। बहुत समय बाद लिनमो आखिरकार शांत हो गई। फिर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके जुवानवू से आंतरिक अंतरिक्ष सुपर कौशल के बारे में सीखा। बिना जांच किए उसे पता नहीं चलता। इसकी जांच करने पर उसे एक और झटका लगा। आंतरिक स्थान सुपर पालतू जानवर का अपना आंतरिक स्थान होता है। पालतू जानवर का स्तर बढ़ने के साथ साथ इस स्थान का आकार भी बढ़ता है। पहली नज़र में तो ये काफ़ी साधारण लगता है ना? ये सिर्फ एक खाली जगह है, लेकिन इसकी असली खूबी इस तथ्य में निहित थी कि यह आंतरिक स्थान मनुष्यों सहित जीवित चीज़ों को भी धारण कर सकता था। जैसा कि सभी जानते थे, हालांकि पशुपालन स्थल का उपयोग भंडारण के लिए किया जा सकता था, लेकिन इसमें पालतू जानवर के अलावा कोई भी जीवित चीज़ नहीं रखी जा सकती थी। इस स्थिति में जीवित चीज़ों को रखने में सक्षम आंतरिक स्थान का क्या महत्व था? इसका मतलब यह था कि एक जंगली वातावरण में, जहां अन्य लोग खूंखार जानवरों द्वारा घात लगाकर हमला किए जाने के भय से कांप रहे थे, वहीं लिनमो आंतरिक स्थान के भीतर शांति से सो सकती थी। इसका मतलब यह था कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकते थे, लिनमो आंतरिक स्थान के अंदर छिपकर चुपके से प्रवेश कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अगर लिनमो चाहे तो वह एक चलता फिरता आलीशान विला खरीद सकता है। इनके अलावा भी कई अन्य ऐसे ही अनोखे उपयोग थे जिनकी गिनती करना असंभव है। संक्षेप में कहें तो, यदि इस आंतरिक स्थान का सही उपयोग किया जाए तो यह निश्चित रूप से एक दिव्य कौशल होगा। इस प्रकार लिनमो की नज़रें जुवानवू की ओर धीरे धीरे और अधिक गर्मजोशी और मित्रतापूर्ण होती गईं। इस बात से धोखा मत खाए कि यह प्राणी कितना आलसी था, दिन भर खाने और सोने के अलावा कुछ नहीं करता था। इसकी क्षमता वास्तव में असाधारण थी। स्पेस एलिमेंट वाकई प्रभावशाली था। ... सुबह उठकर नाश्ता करने के बाद लिनमो समय पर स्कूल पहुंच गई। लिन रुयू की सीट पर अब वह सुंदरता नहीं थी। सन लेई और कई अन्य प्रतिभाशाली लोग भी एलीट क्लास को रिपोर्ट करने गए थे। कक्षा थोड़ी खाली खाली सी लग रही थी। ऐसा लगता है कि मुझे भी जल्द से जल्द एलीट क्लास में पहुंचना होगा। लिनमो ने अपने बगल में बैठी सहपाठी लियू वेइवेई की ओर देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया और पूछा, क्या तुम्हें एलीट क्लास चैलेंज के बारे में कुछ पता है? लिनमो, क्या तुम क्लास ट्रांसफर चैलेंज लेना चाहती हो? इससे पहले कि लियू वेइवेई कुछ बोल पाती, पास में ही मौजूद कई छात्र उनके चारों ओर जमा हो गए थे। क्या तुम लोग नहीं चाहते? लिनमो ने पलटवार किया। हम ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन यह असंभव सा लगता है। जी हाँ, मैंने चुनौती की विषय वस्तु देखी, ये बहुत कठिन है।
मुझे लगता है कि वह चुनौती सिर्फ लोगों के लिए चीज़ें मुश्किल बनाने के लिए ही मौजूद है। लिनमो ने बेबसी से उनकी ओर देखा। क्या आप लोग मुझे पहले चुनौती की विषय वस्तु बता सकते हैं? ये चुनौती एक अखाड़े की लड़ाई है। आप तभी पास होंगे जब आप अखाड़े के स्वामी को हरा देंगे या अखाड़े के स्वामी के हमले के तहत 15 मिनट तक बिना हारे डटे रहेंगे। लिनमो ने पूछा, क्या अखाड़े का स्वामी बहुत शक्तिशाली है? अखाड़े के स्वामी का पालतू जानवर शिशु अवस्था तीसरे चरण का है। बर्फ के कवच वाला भेड़िया। शिशु अवस्था चरण 3 आइस आर्मर वुल्फ वास्तव में उतना मजबूत नहीं था, लेकिन यह उन जैसे लोगों को कुचलने के लिए काफ़ी था जिन्होंने अभी अभी अपने पालतू जानवर को अनुबंधित किया था। लिनमो ने एक पल सोचा और फिर पूछा, क्या तुम सीधे बीस्ट मास्टर पर हमला कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, कई सहपाठियों ने एक साथ बात की। समझ गया। लिनमो मुस्कुराए और बाहर जाने के लिए खड़ी हो गई। तुम कहाँ जा रहे हो? क्लास शुरू होने वाली है और पहला पीरियड टीचली का है, एक सहपाठी ने उसे याद दिलाया। चुनौती के लिए तैयार। लिनमो के ये शब्द कहते ही वो कक्षा से बाहर निकल चुका था। प्रतिक्रिया देने से पहले लड़के एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। हे भगवान, वह चुनौती का सामना करने जा रहा है। क्या लिनमो इतना आत्मविश्वासी है? इतना सोचने की क्या जरूरत है? हम खुद जाकर देख लेंगे, तब पता चल जाएगा। मैं जा रहा हूँ। लोगों का समूह झुंड की तरह बाहर निकल भागा। जैसे ही वे कक्षा के दरवाजे पर पहुंचे, लिशु ने उन्हें रोक लिया, जो अपनी किताबें लिए हुए वहां पहुंची थी। कक्षा शुरू होने वाली है और तुम सब भाग रहे हो। क्या तुम लोग विद्रोह की योजना बना रहे हो? टीचर ली और लिनमो क्लास ट्रांसफर चैलेंज में गए हैं। हम भी उन्हें देखने जाना चाहते हैं। क्लास ट्रांसफर चैलेंज? लिशु कुछ हैरान थी। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? शिक्षक ली, हम शेर का दिल और पैंथर का साहस होने पर भी आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। लिनमो सचमुच गया था। शिक्षक ली, हमें बस एक बार देखने दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लिशु ने चुनौती क्षेत्र की ओर आगे बढ़ते हुए कहा। चूंकि तीसरे वर्ष के छात्रों ने अपनी प्रतिभा को बैचों में जागृत किया, इसलिए ये क्लास ट्रांसफर चैलेंज कुछ समय से स्थापित किया गया था। कई लोगों ने इसे चुनौती देने की कोशिश की थी, लेकिन अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ था। इसलिए वह वास्तव में ये देखना चाहती थी कि लिनमो सफल हो पाता है या नहीं। तो ये था बीस्ट टेमिंग ईरा कहानी का 1 से 10 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें।